के निचले स्तरों से बाजार ने किया रिकवरी का रुख। निफ्टी 9350 थामने की कोशिश में निफ्टी बैंक भी लो से करीब 300 पॉइंट उधरकर हरे निशान में लौटा। आईटी, मेटल और सरकारी कंपनियों से मिल रहा है सहारा। हर इंडिविजुअल को 1/3 से ज्यादा इक्विटीज में नहीं रखना चाहिए, 33-35%। बाकी जो हिस्सा है उसको सेफ फिक्स्ड इनकम में रखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखिए। मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी की सुरक्षित निवेश की टिप। अनिश्चितता के दौर में 35% रकम ही इक्विटी में लगाएं। निवेशकों को 15% हिस्सा गोल्ड में और बाकी 50% एफडी में रखने की सलाह दी। आज तेल गैस शेयरों में दिखी दमदार तेजी। एचपीसीएल, ओएनजीसी ने लगाई 5.5% की छलांग। आरआईएल में 2.25% की बढ़त। बीपीसीएल, इंडियन ऑयल में भी खरीदारी। क्रूड में तेजी के रुझान से दिखी रौनक। कमजोर बाजार में भी सीएनबीसी आवास के दर्शकों को मिले कमाई के ढेरों आइडिया। पंड्या का फंडा जीपी पेट्रो 10% से अधिक भागा। आज का मिड डे जैकपॉट गार्डन रीच शिप बिल्डर भी 5% ऊपर। वहीं पीवीआर में बिकवाली की राय भी रही सटीक। चौथी तिमाही में अनुमान के मुताबिक नतीजों से मेरिको ने लगाई 4% की दौड़। कंपनी का मुनाफा घटा लेकिन मार्जिन में आया सुधार। आज अन्य एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली। और कल आने वाले नतीजों से पहले कंसाई नेरोलैक 2.5% भागा। चौथी तिमाही में कमजोर रहे क्रूड से मार्जिन में सुधार की उम्मीद लेकिन मुनाफा घटने का अनुमान। वहीं यस बैंक कमजोर नतीजों की आशंका में टूटा। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर नजर डालते हैं। 64 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 9370 के आसपास। यहां पर आपने दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 9300 से एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। ट्रेडिंग रेंज आज की निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट है। यही हाल आपने बैंक निफ्टी में होता हुआ देखा। फिलहाल 100 पॉइंट ऊपर 19,850 के आसपास ये इंडेक्स चल रहा है। इसमें आपने 650 पॉइंट की वॉलेटिलिटी देखी। दिन का लो 19,560 और दिन का हाईएस्ट लेवल था 20,218। किन के स्टॉक्स की वजह से आपको तेजी आती हुई दिख रही है निफ्टी में? खासकर ध्यान दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, एचडीएफसी बैंक पर, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस। ये 5 ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी फिलहाल हरे निशान में तैर रहा है। और आपको बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिखेगी बीटन डाउन पीएसयू स्टॉक्स में। पीएसयू इंडेक्स में आजकल खासा तेजी आपको दिख रही है। ओएनजीसी पर 5% की तेजी और एमएनएम 5% ऊपर। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई स्टूडियो से और वो आपको और बारीकी से बताएंगे किस तरीके से वो बाजार को देख रहे हैं बचे हुए 1.5 घंटे के लिए। प्रदीप जी स्वागत है आपका। बिल्कुल शैल जी, तो देखिए निचले स्तरों पे सपोर्ट आया है। बुल्स ने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया, नीचे के लेवल से बाजार को संभालने की कोशिश की है। फाइट चल रही है और आज आखिर का 1.5 घंटा काफी निर्णायक हो सकता है। तो कैसी क्लोजिंग होगी खासतौर पे निफ्टी बैंक में, उस पर हमारी नजर रहेगी। निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स आज खासतौर पे बाजार का दारोमदार इनके ऊपर टिका है, हम ये मान के चलेंगे। बहुत सारे ढेरों दमदार आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे आगे। मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ ट्रेड एट 2 देने के लिए राजेश पालविया जुड़ेंगे। ट्रेड एट 2:30 लेंगे प्रदीप खोचंदानी से और श्रीकांत चौहान 3 बजे का ट्रेड देंगे आपको। शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी आपको बताएंगी फंडामेंटल रुख। आज हमारी नजर होगी यस बैंक और कंसाई नेरोलैक के नतीजों के अनुमान पर। 2 अहम नतीजे जो कल आने वाले हैं उन पर बात करेंगे। 3 बजे डीलिंग रूम चेक और साथ ही कल का खिलाड़ी आज भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। राजेश जी बताइए क्या है आज का ट्रेड? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। जिस तरीके का ट्रेड सेटअप दीपक नाइट्राइट में मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टॉक करंट लेवल से, तो मेरी सलाह रहेगी कि ट्रेडेड 2 में दीपक नाइट्राइट को यहाँ से बाय करें। और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे 540 और 545 ये 2 टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट को करंट लेवल पे बाय करेंगे। कोई अगर 2-4 रुपए का फॉल भी आता है तो उसको बाय करना चाहिए क्योंकि इसका सेटअप काफी पॉजिटिव है और इसमें एक एक्यूमुलेशन के बाद आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसका 500 के आसपास और टारगेट होंगे 540 और 545 के।
चलिए, ये राय आपको दीपक नाइट्राइट पर मिल रही है। शानदार, आप इसमें लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा हरा निशान देख रहे हैं। सुबह सुबह पहला सौदा में ये सौदा पकड़ा गया था जब ये स्टॉक 500 रुपए के नीचे था और अब 518 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पालवे साहब की राय है कि इसमें पहला लक्ष्य आपको 540 आता हुआ दिखेगा। और कहां आपको अच्छा मूवमेंट आता दिख रहा है हरे निशान की तरफ? यहां पर आप देखिए छोटे और मंझले पीएसयू स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। खासकर ध्यान दीजिए ओएनजीसी पर, जहां पर आज बहुत दिनों के बाद आप एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। 6% ऊपर है ये स्टॉक 80 रुपए 50 पैसे पर। पालविया साहब, आप ही से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने लगभग इसमें 5 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए ओएनजीसी को आप चार्ट्स पर कैसे देखते हैं? कैश में 5% ऊपर और फ्यूचर्स में यहां पर भी आप इतनी ही इजाफा देख रहे हैं फिलहाल प्राइस का। ओपन इंटरेस्ट 6% बढ़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक जिस तरीके से पोजीशन है और अगर हम देखें तो एक इसमें डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ और एक ब्रेकआउट देखने को मिला था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लग रहा है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। पोजिशनली भी काफी अच्छा लग रहा है। इसका चार्ट पैटर्न देखें, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट बनना चाहिए वो 88 और 92 तक के टारगेट हायर साइड के बन सकते हैं। करंट लेवल से इसमें 77 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जिस तरीके का इसका सेटअप है, इसमें एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन मिल चुका है। इसका अगर हम मंथली सेटअप भी देखें तो स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया 60-65 की रेंज में। उसके बाद स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है 77 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें 88 और 92 ये 2 टारगेट के लिए ओएनजीसी में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ओके, 88 और 92 ये 2 टारगेट्स आप दे रहे हैं ओएनजीसी में फिलहाल तेजी का ट्रेड। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियां और खास तौर पे ऑयल कंपनीज में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बीपीसीएल भी अगर आप मिसाल के तौर पे देखें, बीपी और एचपी दोनों में ही, इनफैक्ट आईओसी भी यहाँ पे शामिल है, लेकिन बीपी एचपी खास तौर पे जिन पे ट्रेडर्स की नजर क्लोजली रहती है। पालवे जी, क्या देख रहे हैं? बीपीसीएल में एक एडिशनल आप कह सकते हैं इनपुट जो डिसइन्वेस्टमेंट का भी है, जाहिर है उसका भी असर देखने को मिलता है। क्या एक ट्रेड बनेगा तेजी का? ये पोजीशन आप लेना चाहेंगे कल के लिए? प्रदीप जी, बिल्कुल एक नेरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है बीपीसीएल में। अगर हम देखें तो पिछले 10 दिन का सेटअप देखो तो 370 और नीचे में 340, ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और ये एक बहुत नेरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्टॉक में एक हायर साइड पे ब्रेकआउट के पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि स्टॉक ने जो पिछले दिनों में एक रैली करी थी उसके बाद ये हायर साइड पे कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल 340 एक थोड़ा सा पोजिशनल, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। करंट लेवल से 340 का स्टॉप लॉस रखें। पहला लक्ष्य होगा 370 का, वो ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे लग रहा है फिर ये स्टॉक में एक अच्छा बड़ा अपमूव बन सकता है जो कि इसको 390 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 340 के स्टॉप लॉस से 370 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिली बीपीसीएल पर। प्रदीप जी, एक इंटरेस्टिंग थीम आपके सामने है। टिकर पे अगर आप ध्यान दें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का स्टॉक चल रहा है 10% ऊपर। यहां पर एक ब्लॉक डील हुई है और स्टॉक 6 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आज एसबीआई लाइफ के नतीजे हैं, वहां पर आप देखिए कल की गिरावट के बाद आज एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आपको एसबीआई लाइफ पर आता हुआ दिखेगा। 4 दिन से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज था और आज आपको नतीजों से पहले 727 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक शेयर है जीआईसी री, जिस पर हम बहुत अक्सर ध्यान देते हैं। यहां पर आपको फिलहाल एक मूवमेंट दिख रहा है ऊपर की तरफ। 135.70 का प्राइस है। पालविया साहब, पहले आपकी राय लेंगे। होचंदानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा जीआईसी इंश्योरेंस पर ध्यान दीजिए। यहां पर एक मूवमेंट ठीक सा बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। बाकी सारे पीएसयू इंश्योरर्स को देख के 129 का लो और अब आपके सामने 137 का प्राइस है। बताइए क्या राय रख रहे हैं जीआईसी पर? जी हाँ शैल जी, नियर टर्म चार्ट पे बेस फॉर्मेशन हो चुका है। 133 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन में। ऊपर में पहला टारगेट 145 100 और 148, ये 2 टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने 5-7 दिन का एक बेस फॉर्मेशन किया है और आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन दिख रही है, मुझे लगता है 147 148 के जोन में जाना चाहिए। तो 133 के स्टॉप लॉस से, छोटा स्टॉप लॉस है, इससे बाय करें और ऊपर में टारगेट होंगे 148 तक के। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से वॉल्यूम ठीक से अपडेट नहीं कर रहा। आपके सामने 12,000 शेयर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर फिलहाल एनएससी पर ही 2,61,000 2,68,000 शेयर
ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक आपको और बढ़िया ऊपर की तरफ कलाबाजी खाता हुआ दिखेगा। ये देखिए वॉल्यूम अब आपको बदलती हुई दिख रही है। लगभग 3.25 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका आज के दिन का अगर आप सर्किट चेक करें तो वो निकट है लगभग 139 रुपए 65 पैसे। तो इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत अच्छा आपको बिल्डअप दिख रहा है वॉल्यूम और प्राइस दोनों का। प्रदीप जी। बिल्कुल, यहाँ पर आपने इस वक्त ये एनएससी के वॉल्यूम अब आप देख पा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार मौका यहाँ पर आता हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली हम बात कर रहे हैं आज तमाम सरकारी कंपनियों की। ये देखिए ये दोनों ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं और एक मिलती जुलती कंपनी आप कह सकते हैं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि जीआईसी का इसमें स्टेक है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी एक और सरकारी एनबीएफसी कंपनी जहां पर आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। तो जब हम जीआईसी की बात कर रहे थे, जीआईसी हाउसिंग में भी आपको तेजी दिखी, लेकिन खास बात यह है कि ये स्टॉक कल भी बेस बनाकर चला है और उसके बाद कल करीब करीब दिन के हाई पे बंद हुआ। आज अब इस वक्त आप देखिए फिर से दिन के हाईज की तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग बनती हुई इन लेवल्स पे। पालवी जी क्या देखते हैं आप? जी हाँ प्रदीप जी, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी जिस तरीके का सिमिलर सेटअप है, इसमें भी एक 7-8 दिन का अगर हम सेटअप देखें तो उसमें एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। 66-67 के आसपास स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और आज जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है करीब 1.5 लाख शेयर के आसपास ट्रेड हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे ही 72 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक इसमें बड़ा स्पर्ट आना चाहिए और जो कि इसको 80, 85, 88 की तरफ लेके जाएगा। तो मेरे हिसाब से 72 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर आज इसके ऊपर ये क्लोज दे देता है तो बिल्कुल इसको कैरी करके जाना चाहिए ट्रेड को। 85, 88 के टारगेट इमीडिएट देखने को मिलना चाहिए। इसमें प्रदीप जी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप सिर्फ डेटा देखें तो 70 रुपए के आसपास इसमें डिविडेंड यील्ड 8% बैठती है। और जैसे कि आज मुखर्जी साहब आपको बता ही रहे थे कि कुछ ऐसे जगह पैसे लगाइए जहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न तो मिले ही मिले, लेकिन वहां पर अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा बाउंस बैक दिख जाए तो वो एक ऐसा दरिया होगा जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर मेरी इसलिए नजर पड़ी क्योंकि यहां पे आपने 600 का ऑल टाइम हाई देखा है और स्टॉक अब 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने ऐसे बिजनेस में जहां पर ऑलमोस्ट सर्टन रिटर्न्स आपको आते हुए दिखते हैं, वॉल्यूम शानदार है और ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, 8% के डिविडेंड यील्ड पर मिल रही है। और अगर आप इसका पीई देखें तो देखते ही बनता है 5.2, बुक वैल्यू है 227। कोई भी आप आंकड़ा देख लीजिए वहां पर आपको यह दिखेगा कि इतना जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन चल रहा है। और क्योंकि पीएसयू सेक्टर में आज रैली थी तो ये दो स्टॉक्स प्रदीप जी और मैंने शुरुआती दौर पर आखिरी सौदा में लिए। जीआईसी हाउसिंग जो आपके सामने लगभग अब 2 रुपए ऊपर चल रहा है 3% की तेजी के साथ, और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जहां पर थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। प्रदीप जी। बिल्कुल, एक और पीएसयू स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है, लेकिन चूंकि हम इन तमाम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, एक नजर निफ्टी बैंक पे डाल लेते हैं और एक चार्ट जो आज हमने तैयार किया है वो आपके सामने लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए बाजार में निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है और निफ्टी बैंक से ही इस वक्त आपको डर दिख रहा है या प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक का ये जो चार्ट आपको बता रहा है कि हमने इस रिकवरी के दौरान पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि महीने भर का समय एक अपवर्ड स्लोपिंग बैंड में गुजारा है और अब उसमें जो नीचे का लेवल बनता है, जो नीचे की सपोर्ट लाइन बनती है, बिल्कुल हम उसके आसपास हैं। इनफैक्ट ये जो चार्ट है ये थोड़ी देर पहले का है। इस वक्त आप ये नीचे के प्राइस बैंड को फिर से टच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हमने वो सपोर्ट संभाला है। सुबह हमारा अनुमान था कि 19,500 के आसपास सपोर्ट बनेगा और 19,570 का लो अब तक बना है, लेकिन अब क्लोजिंग के लिहाज से जिस लेवल पर मेरी नजर होगी वो करीबन 19,650 का बनता है। इसके ऊपर बुल्स को, निफ्टी बैंक को थामे रखना जरूरी होगा, तभी वो ग्रिप में रह पाएंगे, वरना उनके हाथ से कंट्रोल छूट सकता है। तो बुल्स का चैलेंज है आज के लिए 19,650, 19,700 के करीब, जहां पर इस वक्त निफ्टी बैंक है, उसको क्लोज कराना। पालवी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चार्ट को? क्या आप भी इन्हीं लेवल्स पे नजर रखेंगे? क्या राय बनती है आपकी निफ्टी बैंक पे?
जी हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि आज 19,600 650 ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको हम डिफेंड कर पाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है वापस से हमें पुल बैक ट्रेड बनने की। ऊपर में मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का बन के आ रहा है जो कि है 20,250 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल को एक बार कंफर्टेबली मार्केट क्रॉस नहीं कर लेता 20,250 का, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 19,600 19,500 लोअर साइड में एक रेंज रहेगी और ऊपर में 20,200 के बाद हमें एक कंफर्ट का ट्रेड देखने को मिलेगा और फिर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 20,600 700 तक की रैली कंटिन्यू होगी। तो मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए 19,600 650 के जोन को, हम इसको डिफेंड कर पाते या नहीं कर पाते। जी, ये राय आपको मिल रही है मेन इंडेक्स निफ्टी पर, जो फिलहाल अब वापस आपके सामने 53 पॉइंट नीचे चल रहा है और अब 19,695 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। आज यहां पर अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो लगभग 7:5 दिखेगा। कल बहुत ही बुरा हाल था, 12 के 12 निफ्टी बैंक के शेयर्स जो थे आपको लाल निशान में ट्रेड होते हुए दिख रहे थे। चलिए, और कहां आपको फिलहाल अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? प्रदीप जी, बहुत दिनों बाद ऑटो स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम इस स्टॉक पर बहुत ही कम चर्चा करते हैं, आज दो इसमें तब्दीलियां हुई हैं पॉजिटिव। एक, जो लोकल जो कैश की वॉल्यूम है लगभग 1 करोड़ शेयर से ज्यादा है आपके सामने, और स्टॉक में लगातार चौथे दिन तेजी है। हमारे साथ हो चंदानी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे राय लेते हैं। आपके हिसाब से इसमें कोई फेरबदल होता हुआ दिख रहा है चार्ट्स में, या ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है जो आपको बिकता हुआ दिखेगा एक आध दिन में? नमस्कार शैली। तो M&M में एक अच्छी बात यह है कि अपने 34 DMA के ऊपर से ट्रेड कर रहा है, पर ज्यादा रिस्क मेरे को मार्केट का लग रहा है क्योंकि निफ्टी ने जिस तरह एक 50% रिट्रेसमेंट के आसपास टॉप बनाया और वहां से रिवर्स हो रहा है और अर्ली चार्ट्स पे कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि करेक्शन या कंसोलिडेशन का दौर आगे चल सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा ओवरऑल मार्केट पे। M&M की पर्टिकुलरली बात करें तो मेरे हिसाब से 350 का एक लेवल है जहां पे इसका अच्छा सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स में, तो वो जब तक होल्ड कर रहा है तब तक इसमें एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन होल्ड किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड अगर 381 382 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें 450 तक की अपमूव की गुंजाइश है और ऑन द लोअर साइड 350 का एक स्टॉप लॉस है जिसको जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। दे रहे हैं M&M पर। एक स्टॉक जो परेशानी के दौर से गुजर रहा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पालविया साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। लगातार 5 दिन से आप इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं और जो पिछले 2 दिन की गिरावट है वो नतीजों के बाद है जो उम्मीद से कम थे। आज स्टॉक लगभग अपने 200 DMA के आसपास पहुंच चुका है। बताइए, आपके हिसाब से कौन सा बाइंग जोन HUL में आपको आता हुआ दिख रहा है? भयंकर आप इसमें करेक्शन देख रहे हैं, 2600 का प्राइस था कुछ समय पहले अप्रैल में और अब 2066 पर यह स्टॉक आपको दिख रहा है। वॉल्यूम है लगभग 30 लाख। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल ये तीसरा वीक है जहां पे इसमें हमने कंटिन्यूटी के साथ इसमें सप्लाई प्रेशर देखा और करेक्शन इसमें बनती हुई दिख रही है। मेजर रिएक्शन तो रिजल्ट के बाद ही इसमें देखने को मिला था, बट अभी अगर हम देखें तो इसमें जो डेटा बन के आ रहा है उसमें मेजर सपोर्ट अब जो बन के आता है, अगर मैं कॉलपुट का डेटा भी देखूं, कॉन्सेंट्रेशन अब आता है वो 2000 के लेवल पे आता है, तो मेजर सपोर्ट जो बनेगा इसका इस करेक्टिव एक्शन में वो 2000 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करना चाहिए और इसमें करेक्शन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें कंटिन्यूसली शॉर्ट बिल्टअप डे ऑन डे बेसिस पे देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी वेट करें, बाय करना है तो थोड़ा वेट करें, 2000 के आसपास आए स्टॉक वहां पे रिव्यू करना चाहिए, वो एक सपोर्ट है जहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। दिग्गज HUL में काफी तगड़े आउट परफॉर्मेंस के बाद आप इसको करेक्ट होते हुए देख रहे हैं, लेकिन नजर डालिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। जिस तेजी से ये स्टॉक गिरा है पिछले घंटे भर के दौरान, इसने पिछले 2 हफ्तों के लोज दरअसल तोड़ दिए हैं। हालांकि खबर तो यहाँ पे अच्छी है कि दुकानें खुल रही हैं, लेकिन राज्य सरकारें टैक्स बढ़ा रही हैं और ये फाइनल रिएक्शन आप इस स्टॉक पे इस वक्त आते हुए देख रहे हैं। इस पर राजेश जी क्या कॉल देंगे आप? क्या एक शॉर्ट ट्रेड बन रहा है दरअसल यूनाइटेड स्पिरिट्स में?
देखी थी पिछले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में, स्टॉक ने हायर साइड पे 560 जो कि इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन है वहीं से करेक्शन दिया है, और आज के सेशन में जो सेलिंग बनी है उसने एक जो सपोर्ट था स्टॉक का वो करीब 520 के आसपास था, वो तोड़ चुका है। तो मेरे हिसाब से 520 के नीचे अब ये रहता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड नियर टर्म में बनता है, और लोअर साइड पे जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा वो 485 के आसपास आएगा। 520 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। नीचे में जो टारगेट होंगे 490 और 485 तक के होंगे। प्रदीप, अगर आप देखें तो यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहा है। क्या इस पर भी आप यही ट्रेड देखते हैं या यहां पर एक कॉन्ट्रेडेड मूव बन सकता है? नहीं, मुझे लगता है प्रदीप हुच्चंदानी जी, मुझे लगता है प्रदीप हुच्चंदानी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये रिएक्शन फिलहाल आप देख रहे हैं इन लिकर स्टॉक्स पे आते हुए। दरअसल एक अच्छी उछाल हमने कल के ट्रेड में देखी और ऊपर के लेवल से जो गिरावट शुरू हुई उसके बाद आज आप यहां पर एक फॉलो अप सेलिंग और आते हुए देख रहे हैं इस पैक पे। इसके साथ साथ देखिए इस वक्त जो आप प्रेशर थोड़ा बढ़ते हुए पा रहे हैं, एक और स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस जो आपको करीब 3% नीचे दिखाई देगा। दिन के हाई से यहां पर हमने दरअसल दबाव बढ़ते हुए देखा है, और अब अगर आप देखते हैं तो सुबह का जो हाई था करीबन 2130-40 के आसपास, वहां से ये स्टॉक आपको पूरे 100 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चार्ट पे पालवे जी क्या राय देते हैं आप? प्रदीप जी, मेरा व्यू थोड़ा बियरिश है बजाज फाइनेंस पे, और मुझे लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके के पिछले स्विंग लो थे मुझे लगता है कि वो भी हमें आगे आने वाले दिनों में टूटते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसमें जो पुल बैक एक्शन आया था वहां पे इसमें काफी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट होती हुई दिखी, और जिस तरीके का सप्लाई पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिला है, मुझे लग रहा है इसका इमीडिएट टारगेट जो बन के आएगा वो आएगा 1950 और 1940 का। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस करेक्शन के। अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। सप्लाई प्रेशर हो सकता है हमें आगे आने वाले दिनों में स्टॉक में 1800 तक के लेवल भी देखने को मिले। करंट लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। F&O के हिसाब से अगर हम इसमें स्टॉप लॉस रखें शॉर्ट का, तो जो बन के आता है वो 2060 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट पोजीशन करने की सलाह रहेगी। चलिए, ये राय आपको बजाज फाइनेंस पर मिल रही है। पालविया साहब यहाँ पर बोले बेरिश हैं और वो मान के चल रहे हैं कि जो फिलहाल आप प्राइस देख रहे हैं 2000 के नीचे भी जा सकता है। एक कंपनी जहाँ पर शानदार सुबह एक ब्लॉक डील हुई लगभग 8,70,000 शेयर की, वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। डायरेक्टर साहब, जरा आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स का स्टॉक प्राइस दिखाइए। 7-8 दिन के साइडवेज करेक्शन पर ये स्टॉक अब एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखा रहा है। प्राइस है 357 और वॉल्यूम आपके सामने है लगभग 7.25 लाख शेयर। पालविया साहब बताइए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपको चार्ट पर कैसा लगता है? किस हिसाब से आप इसमें मूवमेंट देख रहे हैं? सुबह लगभग 29 लाख शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ था, और माफ कीजिए 8 लाख शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ था, और वॉल्यूम बहुत शानदार अब आपके सामने आता हुआ। जी बिल्कुल, काफी अच्छा सेटअप है। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है ये स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, जो कि 362 की रेंज में है। ये जैसी लेवल टूटेगा तो इसमें एक जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका ब्रेकआउट होगा, और ये टारगेट जो इसमें बनेंगे बहुत ही जल्दी इसमें हमें 380-390 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो अभी करंट लेवल पे भी जिस तरीके का एक्यूमुलेशन है और जिस तरीके से पोजीशन है स्टॉक, मुझे लगता है बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड का वो 346 के आसपास बनता है, और टारगेट जो मुझे लगता है जैसे ही 362 का लेवल निकलेगा तो ये 380-390 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से 380 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। 380 के टारगेट के लिए आपको बाय करके चलने की राय बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे, और तकरीबन 1% की जो इक्विटी की डील हुई है उसके बाद आप ये उछाल देख रहे हैं आते हुए। पिछले कुछ मिनटों में एक और स्टॉक जहां पे आप खरीदारी बढ़ते हुए देख रहे हैं वो है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो 3 दिन की गिरावट के बाद आज यहां पर एक अपस्विंग की शुरुआत हुई है। तकरीबन 150-55 के आसपास के लेवल से आपने इसको करेक्ट होते हुए देखा था, और आज अगर आप पूरे दिन का वॉल्यूम भी देखते हैं तो वो पिछले 2 दिनों के मुकाबले अब तक, जबकि अभी 1-1.25 घंटे का ट्रेड बाकी है, उससे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। फर्टिलाइजर शेयर्स में आप एक तेजी का रुख आज देख भी रहे हैं। इस चार्ट पे राजेश क्या राय देंगे आप?
प्रदीप जी बिल्कुल स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन होते हुए दिख रहा है चार्ट पे। जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन की एक्टिविटी देखें तो स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन दिख रहा है और क्लियर कट यहाँ से एक इसमें ब्रेकआउट के पूरे सिग्नल बन रहे हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जैसे ही 146 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा जो कि इसको फिर लेके जाएगा 165 के जोन में। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। 136 रुपए स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये इसका अगर हम बेस देखें तो पिछले 7-8 दिन में जो बेस बना वो 136 के आसपास बना है, तो 136 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर में पहला टारगेट मेरा जो होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा 152 का, वो लेवल क्रॉस करते से 165 तक के टारगेट इसमें आना चाहिए। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में क्लियर कट एक्यूमुलेशन के सिग्नल दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके लिए एक तेजी का कॉल इस वक्त आता हुआ। एक और स्टॉक जहां पर मुझे खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इंसिडेंटली फिर से पीएसयू होगा, वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जिसपे सुबह से नजर है। और अगर आप देखिए ड्रेजिंग में आज इस वक्त पिछले करीबन 10-15 मिनटों में 1% का स्विंग और आया है। ऑलरेडी अगर आप इसको देखें तो ये औसत से तकरीबन 10% ज्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं। अभी 1 घंटे का ट्रेड इस स्टॉक पे होना बाकी है। राजेश जी, ये भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से तेजी पकड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आज, जबकि सारे पीएसयू स्टॉक्स में तेजी का रुख है। बीएचईएल के उस डेवलपमेंट के बाद क्या कॉल देते हैं आप ड्रेजिंग पे? प्रदीप जी, स्टॉक में एक ऑलरेडी इसमें एक रैली देखी, उसके बाद अगर हम देखें तो 6-7 दिन से इसमें एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। जो कि बेस बना है इसका कंसोलिडेशन का 215-216 की रेंज में बना हुआ है और स्टॉक उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ट्रेड तो बनता है बाय साइड का। अगर इसमें और सेफली ट्रेड करना है 235 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 235 जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये ब्रेकआउट होगा स्टॉक का और फिर इसको 260 के जोन में भी जाते हुए हम देख सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ से करंट लेवल से बाय करें तो 216 का स्टॉप लॉस रखें। पहला इमीडिएट टारगेट होगा 235-36 का, ये क्रॉस होते से ही टारगेट बनेंगे इसके 260 तक के। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से वापस जरा जीएनएफसी पर चर्चा और करते हैं। यहां पर आपको बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। 11 लाख शेयर इसमें ऑलरेडी आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे। जो 20 दिन का एवरेज है उससे ज्यादा, लगभग 10 लाख शेयर वहां पर आप 20 दिन की एवरेज देख रहे हैं। डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ठीक है। यहां पर कल 1,85,000 शेयर आपको उतरते हुए दिखे हैं। तो गिरते वक्त पिछले 3 दिन कोई खास वॉल्यूम नहीं था और आज जब आप ऊपर की तरफ स्टॉक को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। सुबह से हम पूरा फर्टिलाइजर पैक ट्रैक कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर की बात हो, चाहे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हो। प्रदीप जी, आपने चर्चा शुरू करी जीएनएफसी की, जरा जीएसएफसी पर भी नजर डालिए, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। यहां पर आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न आता हुआ दिखेगा। स्टॉक लगातार 5-1 दिन से नीचे चल रहा है और अब इसमें एक हरा निशान आपको आता हुआ दिखेगा 43 रुपए 65 पैसे के आसपास। दिन का लो है 42.10। आपकी राय पालविया साहब, कब कैसे आप इस चार्ट को देख रहे हैं? ये ज्यादातर ट्रेडिंग कॉल्स ही हैं, लेकिन यहां पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार है। लगभग 5 लाख शेयर अब आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं और प्राइस अब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ 43.35। शैल जी, अगर हम इसमें देखें तो स्टॉक में भी सिमिलर पैटर्न है। स्टॉक में भी एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे, जो कि 41 रुपए के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से बेस बन रहा है, ये अगर हम इसको प्रीएम्प्ट करें स्टॉक में, जो ब्रेकआउट इसमें 46 के लेवल पे दिखता है, 46 का ब्रेकआउट काफी अहमियत रखता है इस स्टॉक के लिए। वो लेवल अगर क्रॉस कर लेता है स्टॉक तो फिर इसमें बनेंगे 54-56 तक के टारगेट। करंट लेवल पे अगर इसको हम बाय कर रहे हैं तो 41 का स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा। ऊपर में पहला टारगेट जो है वो 46.50 का है, वो निकलते से स्टॉक पे जो टारगेट बनेंगे वो फिर 56 रुपए 58 रुपए तक के बनते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पे 41 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। तो 41 रुपए पर आप लगाएंगे ये स्टॉप लॉस जीएसएफसी के लिए। और आप देखिए यहां पर जीएनएफसी की बात करते करते इसने तेजी पकड़नी शुरू की और ये दोनों ही स्टॉक अब आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। सबसे खास बात यह है इन दोनों ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स की, जो गुजरात के पीएसयूज हैं, दरअसल वो ये कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आप इनको चलते हुए देख रहे हैं। और इन दोनों ही स्टॉक पे, चाहे आप जीएनएफसी देखिए जहां पर आपको करीब 5% का डिविडेंड यील्ड और केवल 6 का पी मिल रहा है, और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से दरअसल मुश्किल से 35-40% पे ट्रेड कर रहा है, यानी 60 से 65% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ ये नजर आ रहा है। और अगर आप वहीं जीएसएफसी पे नजर डालें तो तस्वीर वहां पर भी आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगी।
इस समय जबकि लोग सेफ्टी की तरफ खास तौर पे नजर डाल रहे हैं, तो जाहिर है कि ये स्टॉक्स हैं जो बहुत ही शानदार मौका आपको देते हैं, जहां आपके पैसे सुरक्षित होंगे, जहां आप ये कह सकते हैं कि डाउनसाइड रिस्क आपको काफी कम देखने को मिलेगा। जीएसएफसी भी आपको तकरीबन 5% की डिविडेंड यील्ड देता है और बुक वैल्यू से 1/4 लेवल पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर इन दोनों स्टॉक्स की 2:30 बजने को आ गए हैं, तो प्रदीप फुच्चंदानी अगर हमारे साथ वापस जुड़ चुके हों, उनकी कॉल ले लेते हैं। 2:30 बजे का ट्रेड। प्रदीप बताइए। मेरा जो कॉल है वो फर्टिलाइजर क्षेत्र से ही संबंध रखता है और वो स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। स्टॉक के अगर आप मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं जो फरवरी और मार्च में बने थे, तो उस बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आ रहा है। आज के जो वॉल्यूम है वो भी एवरेज 10 डे वॉल्यूम से 2 या 2.5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल बन रहा है। तो करंट रेट जो है 608 का, इसी के आसपास इसको लिया जा सकता है। 576 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 675 के इसमें टारगेट रहेंगे। 576 का स्टॉप लगाइए और 675 के टारगेट के लिए आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल पे एक तेजी का कॉल इस समय मिल रहा है। देखिए, फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे थे और इंसिडेंटली प्रदीप भी कह रहे हैं आपको कि एक फर्टिलाइजर स्टॉक ही इनकी नजर में है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां पे आपको ये तेजी का कॉल दे रहे हैं। इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो इसके वैल्यूएशन आपको थोड़े पीएसयूज के मुकाबले अच्छे दिखेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, लेकिन इसकी बैलेंस शीट भी बहुत तगड़ी है, बहुत ही शानदार, करीब 23% का ये आपको रिटर्न रेशियोज देता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर आपके लिए तेजी का मौका मिल रहा है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से भी देखें तो करीब 70-80 रुपए अभी नीचे ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, मजबूत शेयर है इस सेक्टर का कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां पे इस समय आपको खरीदारी की ये राय मिल रही है। तो चलिए एक बार बाजार की ओर रुख करते हैं। 19,600 के आसपास निफ्टी बैंक फिसलता हुआ नजर आया है और 9,300 के लेवल के काफी करीब निफ्टी इस समय पहुंच रहा है। तो बाजार की चाल थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आई है। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जहां पे पिछले कुछ मिनटों के दौरान दबाव बढ़ा है और मेरी नजर में इस समय आ रहा है ICICI प्रू लाइफ, जहां पर आप तकरीबन 4% की गिरावट देख रहे हैं और ये पूरी की पूरी गिरावट तकरीबन अभी अभी बनती हुई दिखाई दी है। ये अब कह सकते हैं पिछले तकरीबन 15-20 मिनटों के दौरान नुकसान बढ़ता हुआ इस काउंटर पे। इस चार्ट पे नजर डालिए राजेश जी, क्या कॉल देंगे आप ICICI प्रू पे? देखिए प्रदीप जी, स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है वो करीब 400-405 की रेंज में है। स्टॉक वहीं से जाके हर बार करेक्टिव एक्शन दिखा रहा है और आज जिस तरीके से अभी इसमें वॉल्यूम एक्शन और जिस तरीके से इसमें ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है, स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकडाउन दिया है। तो अब यहाँ से अब ये स्टॉक 385 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा और प्रेशर बनने को मिल सकता है स्टॉक में। करेक्शन में ये 360 तक भी यहाँ से स्लाइड हो सकता है। करंट लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 384 ये स्टॉप लॉस होगा। नीचे में जो पहला टारगेट बन के आएगा वो 360 के आसपास आएगा, तो ये शॉर्ट साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट किया जा सकता है। प्रदीप जी, एक और स्टॉक मुझे जो वीक लग रहा है करंट लेवल पे वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें भी स्टॉक में एक जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला हायर साइड से, मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट भी यहाँ से करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। 33.22 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो होगा इसमें 33.65 का, और लोअर साइड में मुझे लगता है इसमें जो टारगेट बनने चाहिए एक या दो ट्रेडिंग सेशन में वो 32.60 इवन 32.40 तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। 32.60, 32.40 के लेवल भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहे हैं दरअसल इस समय पालवे जी, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, इस प्रेशर में देखिए इंडेक्स को नीचे लाने वाले स्टॉक्स कौन से? पूरा बाजार अब आपको लाल निशान में दिखाई देगा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट नीचे दरअसल ट्रेड करता हुआ। जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त तेजी के साथ टूट गया है। कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर डालिए, सबसे बड़ा डाउनस्विंग आपको उसमें दिखेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तो ये 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनमें आप मोटे तौर पे दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं और लीड किया है इसको कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक पे पालवी जी आपकी क्या राय है? जी हाँ, इसमें भी वीकनेस जिस तरीके से बनी है ड्यूरिंग द डे, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी यहाँ से थोड़ा और फर्दर करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है। मुझे लग रहा है जो इसमें लोअर साइड का जो टारगेट बन के आना चाहिए वो 1210 तक के लोअर साइड के टारगेट बनेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस नियर टर्म करेक्टिव एक्शन का। तो करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो शॉर्ट करने का रहेगा वो 1270 के आसपास बनता है, थोड़ा सा ऊपर है स्टॉप लॉस, तो अगर 5-7 रुपए अगर ऊपर बढ़ता है तो इसको शॉर्ट करें 1270 के स्टॉप लॉस से। नीचे में पहला टारगेट बनता है 1210 का, वो
लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो टूट जाता है तो फिर इसमें नेक्स्ट जो बड़े टारगेट बनेंगे वो 1175 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। 1175 तक के टारगेट भी यहां पर आने की संभावना दिख सकती है। तो आप फिलहाल देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे दबाव बढ़ता हुआ। दिन के लोस पे मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरू भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शैल जी फिलहाल किसी काम से इस शो से बाहर निकले हैं। वीरू, स्वागत है आपका। देखिए, जो स्थिति है बाजार की 19,650 के आसपास के लेवल की हम बात निफ्टी बैंक में कर रहे थे, वो तेजी से टूटा है और सारे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जबरदस्त बिकवाली पिछले कुछ मिनटों के अंदर आती हुई। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है फिलहाल टेलीकॉम में, हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही है वीरू की। फिर से कोशिश करेंगे वीरू से जुड़ने की और जानेंगे उनसे क्या राय दे रहे हैं वो। अच्छा, एक तेजी का ट्रेड हम लेके चल रहे थे पालविया जी, यूपीएल में इस गिरावट में वो भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। क्या प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे आप तेजी की पोजीशन पे, या बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं प्रदीप जी, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिनकी तेजी की पोजीशन है उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो भी होल्ड भी करना चाहें तो उसमें स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब जो यहाँ से रखना चाहिए वो 382 का बनता है। बट मेरे हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से प्रेशर देखने को मिल रहा है और इंडेक्स भी 9400 के ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि 38% रिट्रेसमेंट था, उसके नीचे अब वापस हम फिसलते हुए दिख रहे हैं। सेकंड कंसेक्यूटिव डे है कि हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है उसे मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, एक बार बुक करना चाहिए और नीचे में वापस वेट करें। इसका जो इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बनेगा नीचे में वो 365 के आसपास है, तो अभी बुक करें, वापस वेट करें, नीचे में 365 के आसपास आता है तो फिर वापस इसको रिव्यू करना चाहिए। ओके राजेश जी, एक और स्टॉक पे आप नजर डालिए, वो है MGL। MGL मुझे याद आ रहा है कल हमने इसको STBT कॉल के तौर पे लिया था। आई थिंक अल्पेश फुरिया जी थे हमारे साथ जिन्होंने ये कॉल दिया, और आज आप ये स्टॉक देखिए फिलहाल कल के लेवल से मुझे लगता है कम से कम आपको 25 से 30 रुपए की कमाई इस वक्त हो रही है। ये शॉर्ट पोजीशन क्या बरकरार रखेंगे? ये अभी आज के लिए भी फिर से STBT बन रहा है क्या? क्या कॉल देंगे आप? प्रदीप जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल, अगर जिन्होंने शॉर्ट अभी तक बुक नहीं किया है तो कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ से अब जो बन के आ रहा है वो 938 का है। 938 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन कैरी करें। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हायर साइड पे देखने को मिला स्टॉक में, देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन 984 के आसपास हुआ और अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें लोअर साइड के टारगेट 895 तक के देखने को मिल सकते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन कैरी करें। 937 स्टॉप लॉस रख लें और नीचे के टारगेट होंगे 895 के। 895 के लेवल यहां पर आप आते हुए फिलहाल देख रहे हैं। हमारे साथ शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत, पहले आपसे राय जानना चाहेंगे, बाजार में इस वक्त गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या देखते हैं आप? क्या लेवल्स, क्या कॉल है आपकी? प्रदीप जी, अगर निफ्टी के फॉर्मेशन को आप देखते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना एक पुल बैक ट्रेंड जो था वो पूरा कर लिया है 9,900 के करीब, और उसके बाद हमने एक वर्टिकल सेल ऑफ देखा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम कम से कम 9,000 के करीब आने वाले 1 या 2 दिन में जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन डेटा को भी कंसीडर करते हो तो 9,050 के करीब एक जो भी जितनी भी पुट राइटिंग है उसकी एक एवरेज वैल्यू 9,050 के करीब आ रही है, और जो ऑप्शन पेन प्राइस है वो तकरीबन 9,300 के आसपास है, और अभी हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम 9,000 के करीब जा रहे हैं। यहाँ से कोई भी बाउंस बैक आए तो उसमें मुझे लगता है कि पहले हम शॉर्ट करके चले, कुछ शॉर्ट के ट्रेड्स लेते हैं तो फायदेमंद हो सकता है। ओके, इस बीच अगर आप देखें निफ्टी का इस वक्त का लो, जी इस बीच का अगर आप देखें निफ्टी का लो रहा कल का एग्जैक्टली लो पॉइंट 9260, और यहां पे अगर आप देखें इस वक्त बैंकिंग सबसे ज्यादा प्रदीप पेन में है। अगर आप एक लिस्ट देखें इस वक्त जिन बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन द निफ्टी बैंक सबसे ह्यूज शॉर्टिंग 12% का OI बिल्डअप, SBI में आज करीब 19% का OI बिल्डअप, RBL में हालांकि लॉन्ग साइड पे पोजीशन ऐड हुई है, लेकिन आज BOB, SBI और येस बैंक और आई थिंक कैनरा बैंक, इन 4 स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई है। शर्मिला जोशी हमारे साथ हैं। शर्मिला,
आई मीन सुबह एक पुल बैक विजिबल था, आई मीन एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा सा मार्केट रहा भी हायर ट्रेजेक्टरीज में, लेकिन आज का सबसे पेनफुल पॉइंट है बैंक्स एंड स्पेशली पीएसयू बैंक्स। आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो रिपोर्ट थी उसमें स्पेशली अगर आप देखें जो टेक था बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर और जिस प्रकार के टारगेट्स आए हैं, आई मीन इन लेवल्स पे अब आपकी अप्रोच क्या है बैंकिंग स्टॉक्स पे शर्मिला? बिल्कुल, एंड आई थिंक कि नॉट जस्ट फॉर बैंकिंग स्टॉक्स लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए एक कॉशियस अप्रोच ही रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये महीना काफी एक निर्णायक महीना रहेगा पूरे ये कोविड सिचुएशन को लेकर। बट टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, आई थिंक बैंकिंग्स में यही राय रहेगी कि जो अच्छे बैंक्स है, बाय अच्छे आई मीन जहाँ पर लेवरेज कम है, जहाँ पर स्ट्रेस कम है, जहाँ पर दिख रहा है कि बुक्स में पेन है, लेकिन ऐसा पेन नहीं है कि जो पूरे बैंक को ही नीचे खींच ले, जैसे हमने देखा है इन सम केसेस द काइंड ऑफ ट्रबल दैट यस बैंक वेंट थ्रू एक्सेट्रा। तो ऐसे बैंक्स में आई थिंक लोअर लेवल्स पर आप खरीदने की राय रहेगी। द वन बैंक ऑब्वियसली व्हिच आई एम लुकिंग एट इज एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि वो कहीं भी वो जो 900 के लेवल या उसके नीचे के लेवल फिर से रीटेस्ट करता है, देन इट बिकम्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक दिस इज द मार्केट टू बी पेशेंट इन। आपको कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप एक वी-शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इन लाइट ऑफ दैट इज बेस्ट टू बी पेशेंट। और अगर आपको आपके रेट्स मिले तो डेफिनेटली आई थिंक इवन इन बैंकिंग स्टॉक्स यू कैन टेक एक्सपोजर टू गुड क्वालिटी नेम्स। इस बीच आप देखिए एक और चीज हुई है यहाँ पे, आई मीन विद इन द बैंकिंग स्टॉक्स कुछ नए शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स इमर्ज हो रहे हैं। प्रदीप, आपने देखा आज एक्सिस बैंक का बिहेवियर देखिए, एक्सिस बैंक इस वक्त डे लो पे कारोबार कर रहा है और बड़ी चीज ये है कि ये पूरा का पूरा जो अप्रैल महीने का बेस था, याद रखिए अप्रैल में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक फिटनेस किया था। अप्रैल महीने के बेस को अगर बैंकिंग मेजर में अगर आप देखें एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक वॉलिड कर रहा है तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिए और निफ्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। श्रीकांत, आप कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस बैंक को और इस स्पेशली आई मीन 400 की ट्रेजेक्टरी के नीचे इसके डाउन साइड प्रोजेक्शंस क्या निकल के आते हैं, क्या टारगेट्स रहेंगे आपके? इनफैक्ट वीरू, अगर आप इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखते हो तो यहाँ पे भी इसने भी एक अपना एक जो फोर्थ वेव था वो कंप्लीट कर लिया है और उसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बन चुकी है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम मुझे लगता है कि 375 से लेकर 365 के लेवल्स को दिखा सकता है, जो यहाँ से और 20 रुपए की गुंजाइश दिखा रहा है नीचे जाने के लिए। बट मुझे लगता है कि अगर और पेन अगर बढ़ता है मार्केट में तो शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो के काफी नजदीक आ सकता है, 320 325 के करीब। तो इनफैक्ट ओवरऑल फॉर्मेशन में अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी वीक है, एट द सेम टाइम काफी वॉलेटाइल भी है। लेकिन आज ही के दिन में इसने कल के लो को तोड़ा है, तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करे। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, 405 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए और 370 के टारगेट्स रखिए। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा ट्रेड वीरू। और कुछ देर पहले दरअसल हम ये कॉल नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारे साथ केवल पालवीय जी थे और वो इस पे राय नहीं देते, लेकिन हमने कोटक पे राय ली। अब आप एक्सिस बैंक पे एक मंदी की राय ले रहे हैं और मुझे लग रहा है देखिए जिस तरीके से आज आपने आईसीआईसीआई पे दबाव और बिल्डअप देखा है, हो सकता है कि इस तरह की गिरावट आपको कल वहां दिखती हुई नजर आए, क्योंकि करीबन 20 दिन का जो एवरेज है जिसको आप क्लोजली देखते हैं, मैं भी देखता हूं, उसके नीचे आज ये बंद होने की तैयारी में दिखाई दे रहा है मुझे। और आईसीआईसीआई बैंक कल भी जहां खुला वहीं टॉप बना, आज भी जहां खुला वहीं टॉप बनाया इसने। श्रीकांत, इस पे आप क्या कॉल देते हैं? प्रदीप जी, वैसे आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन जो है वो उतना बिगड़ा हुआ नहीं है और वहां पे हमें लगता है कि शायद इसके रिजल्ट आने तक इसमें अप एंड डाउन का जो एक सिलसिला है वो चलते रहेगा। इनफैक्ट कल के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो जाते जाते इसमें काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी। बट यस, चूंकि मार्केट अभी वीक है तो मुझे लगता है कि ये मार्केट के साथ 335 अभी ट्रेड कर रहा है और शायद 325 के करीब ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ये 325 के रेंज में अगर आता है तो। और मुझे लगता है वापस ये एक अच्छे 370 या 365 के लेवल्स को छू सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। लीजिए, अभी आप ये देख भी रहे हैं एसएनपी की ओर से कमेंट आता हुआ, एक के बाद एक रेटिंग एजेंसीज की ओर से और ब्रोकर्स की ओर से दरअसल टिप्पणी आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट की बात जो अभी वीरू कर रहे थे, जिसमें सारे बैंक्स के टारगेट घटाए गए हैं, एनपीए काफी ज्यादा बढ़ने का डर है। दरअसल ये एनालिस्ट इस समय ये सोच के चल रहे हैं कि एक दिन भी अगर और लॉकडाउन आगे बढ़ता है,
रेड जोन्स में या ऑरेंज जोन में भी काफी लिमिटेड एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो हर दिन एनपीएस बढ़ने का डर उनको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मॉरेटोरियम का फायदा उठाया है अभी पैसे नहीं चुकाए हैं। इन रेटिंग एजेंसीज और एनालिस्ट को डर है कि उनमें से काफी एनपीए भी हो सकते हैं और इसी का इंपैक्ट आप मार्केट पे आते हुए देख रहे हैं। हालांकि बाजार को इस बात का अच्छा खासा अंदाजा था और इस समय आप जो बैंक्स में गिरावट देख रहे हैं उससे चिंता इसलिए भी बढ़ती है। वीरू, इस पर मैं आपकी राय भी लेना चाहता हूं। देखिए, ये जो डिबेट है कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा लेकिन शायद निफ्टी बेहतर करे, मैं देख रहा था पिछली सीरीज में हमने जरूर देखा कि बैंक निफ्टी ने कम रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉटम से देखिए तो दोनों ही इंडेक्स ने जो टॉप बनाया है वो करीब करीब 33-34% ऑलमोस्ट सेम है और ये साथ में चलते हैं। इतना इसका वजन है। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो मार्केट में कुछ भी चलेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये तर्क अगर बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए, निफ्टी का हाई भी और बैंक निफ्टी का हाई भी जो गुरुवार को लगा वो एग्जैक्टली एक ही एवरेज था, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और प्रदीप, आप और मैं दोनों लगभग 2015 साल से हैं। बैंक निफ्टी के बिना कभी भी आपने इतिहास या फिर कीर्तिमान नहीं लगाया, यानी हिस्टोरिकल हाईज जब भी लगते हैं वो बिना बैंक निफ्टी के नहीं लगते। लेकिन इस बार क्या है प्रदीप कि एक दुविधा थी। आप ये देखिए कि इस पूरे पुल बैक में जो अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट्स को देखें, लो था हमारा लगभग 16,000 और इसके बाद जो हमने हाई लगाया वो था करीब करीब 21,600। एक अगर आप देखें डाइवर्जेंस था यहाँ पे, वो ये था कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स तो पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोटक का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, इंडसइंड बैंक का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, लेकिन एसबीआई इस बार रत्ती भर चलने को तैयार नहीं था। प्रदीप, एसबीआई के स्ट्रक्चर ने मुझे इस बार बहुत अचंभित किया। एक बार शर्मिला से इस पर राय भी लेते हैं। शर्मिला, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ना आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्ट्रक्चर्स को शायद हमने भुला दिया है। जब भी हम पीएसयू की बात करते हैं हम सिर्फ एसबीआई पे फोकस करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई के चार्ट्स का आकलन करते हैं, लेकिन इस बार एसबीआई पे वो पुल बैक विजिबल ही नहीं था। एसबीआई एट प्राइस ऑफ 170, 175, 180। आपका इंटरेस्ट है इसमें इस वक्त? आई थिंक अगर एक नाम है जिस पर आप थोड़ी भी पॉजिटिव राय बना सकते हैं तो वो एसबीआई है। 2-3 अच्छे थे पीएसयू बैंक्स, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से जस्ट बिफोर दिस इवेंट हमने देखा कि उनके साथ वीक बैंक्स को मर्ज किया गया, उससे आई थिंक एक पूरा जो ऑलमोस्ट जो 2-3 बैंक्स में ये मर्जर का सिचुएशन प्ले आउट हो रहा है, मार्केट अभी भी उसमें अंदाजा लगा रहा है कि चीजें आगे चलकर कैसी होगी। So I think yes, in that event, SBI seems to be the only bank that in the PSU space जिस पर आप एक पॉजिटिव राय रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत इतनी है कि उसमें भी जो एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो था वो SBI कार्ड वगैरह को लेकर that is now out of the way। तो आपको अभी there will be less triggers going forward। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पूरी सिचुएशन बनी है उसका ज्यादा इम्पैक्ट शायद PSU बैंक्स पर हो सकता है। So I think which is why people are preferring to focus more on private bank। जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई pullback आता है तो वो private bank आगे रहेंगे उसमें। So my preference would be for private banks। लेकिन अगर PSU banks में एक अगर नाम आपको लेना ही है then that would be SBI। इस बीच आप देखिए प्रदीप, जो हमने एसबीआई पे बात करी उसको मैं थोड़ा सा आंकड़ों के सहारे रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का लो था 16,000, उसके बाद तमाम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में हमने पुल बैक देखा। निफ्टी बैंक 50 डेमा के ऊपर गया, लेकिन याद रखिए ये यानी एसबीआई इवन 20 डेमा के ऊपर नहीं निकल पाया। और अब याद रखिएगा एसबीआई जो है वो ऑलमोस्ट मार्च के लोज पर ट्रेड कर रहा है, यानी अप्रैल में कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं और अब मार्च के लोज को वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। तो ये अंडर परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा, एक स्टॉक और देखिए इस बीच जिसका गर्मी से और बड़ा सरोकार है, वोल्टास। अब आप कहेंगे कि आप मई के शुरुआत में हैं और वोल्टास की अंडर परफॉर्मेंस खल रही है। प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद चाहता हूं कि जब ये लॉकडाउन खुले तो सबसे पहले एक एसी लेना है, घर के 2 एसी बदलवाने हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। और सबसे क्रीमी सीजन जो होता है इन कंपनियों के लिए, वोल्टास के लिए, वो निकल चुका है, वो निकल रहा है। लुक एट वोल्टास, 450 डे ऊपर। और याद रखिए वोल्टास जो है वो 2017, 18, 19 और 20 के लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत, एक टिप्पणी दीजिएगा, ये डिसअपॉइंटमेंट और इसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन जो वोल्टास में इस वक्त हो रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्ट्रक्चर को?
नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट वीरू, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। और इसके क्वार्टरली या मंथली चार्ट को अगर आप देखते हो तो इसने क्वार्टरली लोज को तोड़ दिया है जो 472 के करीब था। और ये काफ़ी बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है, और ऐसे केस में हम नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हैं और या तो उसके टारगेट्स बना लेते हैं। तो वो जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 400 के करीब पे। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक 10% की गुंजाइश है। करंट लेवल से भी अगर होल्डिंग्स हो तो मुझे लगता है कि उसे डेफिनेटली कम कर लेना चाहिए, रिड्यूस कर लेना चाहिए। और शॉर्ट के लिए इनफैक्ट जो ट्रेडर्स है उन लोगों ने इसके प्रीवियस लोज के नीचे इसे बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। प्रीवियस लोज थे इसके 445 के, तो 445 के नीचे से शॉर्ट करें, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लगता है शायद 420 से 425 तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 400 के टारगेट्स है। ओके, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी अपने 52 वीक लोस को आज छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 3 साल के लो हैं वोल्टास पे आज आप जो लेवल देख रहे हैं, और बहुत कम स्टॉक है इस पे वीरू। इनफैक्ट मैं यही चार्ट देख रहा था, इस स्टॉक पे आप देखिए जो हमने पिछले महीने के लोस बनाए थे या मार्च के एंड में जो लो बनाए थे, आज उसने रीटेस्ट किया है और थोड़ी मार्जिन से उसको तोड़ा भी है, 50 पैसे के मार्जिन से। और जिस तरह से ये स्टॉक उन लोस के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आपको इस बाजार में बहुत कम ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिन्होंने पूरी की पूरी एक महीने की कमाई को गंवा दिया है। और पिछले 2 दिनों में बहुत बुरी तरह से पिटाई होती हुई वोल्टास की, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर एक आप अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। जो आपने इस्तेमाल किया टायर्ड बुल लिक्विडेशन, बिल्कुल वैसा सिनेरियो है। एक और स्टॉक जहां पे प्रेशर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब, वो है डीएलएफ। और देखिए जाहिर है कि ये कमजोर सेक्टर तो ऐसे है ही, कमजोर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है लगातार। और ये भी पिछले 2 या 3 दिनों में इसने जो पूरी एक महीने में मुश्किल से बढ़त हासिल की थी, उसको काफी बड़े पैमाने पे गंवा चुका है। 20-22 रुपए की गिरावट 3 सेशन के अंदर आती हुई, और आज भी ये अपने कुछ और सपोर्ट्स को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश, डीएलएफ के चार्ट पे नजर डालिए, क्या कॉल देते हैं आप? बिल्कुल प्रदीप जी, आप जब पिछले मंथ के लो को तोड़ने की बात कर रहे थे तो मेरे सामने बिल्कुल डीएलएफ का ही चार्ट था और मैं उसको ही देख रहा था। और जिस तरीके का इसमें सेटअप देखें और ये जो वीकनेस इसमें दिख रही है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक इसके जो लो बने थे मार्च के वो भी टेस्ट करता हुआ दिखेगा, जो कि करीब बने थे 118 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट का ही ट्रेड इसमें रखना चाहिए। जिस तरीके से कॉल राइटर एग्रेसिव है स्टॉक में, इसमें अगर हम देखें तो हायर साइड के सारे कॉल इसमें राइटिंग हुए हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से जो गिरावट बनेगी वो इसको 120-118 के लेवल की तरफ लेके जाएगी। करंट लेवल से शॉर्ट करेंगे, 134 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट होंगे इसमें 120-118 तक के। 120 और फिर 118 तक के लेवल आप डीएलएफ पर आगे आते हुए देख सकते हैं। तो यहां पर आप दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक बार फिर से आईसीआईसीआई प्रू को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस पर दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको करीब 4-4.5% नीचे ये स्टॉक दिखाई देगा। इस स्टॉक पे पहले राजेश जी ने नजर डाली थी। श्रीकांत, आप एक बार आईसीआईसीआई प्रू पे राय दीजिए, आप किस तरह के लेवल्स देखते हैं नीचे इसमें? बिल्कुल। इनफैक्ट प्रदीप जी, इसमें जो सेल कॉल लिया था राजेश जी ने वो एकदम सही था, क्योंकि इसमें एक निगेटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन बना है। साथ ही साथ जो कुछ गिने चुने स्टॉक अच्छे बढ़ गए थे उनमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 340 से लेकर 345 के लेवल्स को भी दिखा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का फॉल है वो फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनसे रिलेटेड ज़्यादा है, वहाँ पे शॉर्टेज ज़्यादा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसे शॉर्ट करके चले। इसने एक प्राइस गैप छोड़ा था कुछ 345 के करीब, हम उसी टारगेट के साथ इसे शॉर्ट लेके चल सकते हैं। और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वैसे वो काफ़ी नज़दीक का है, अभी चल रहा है 374 के करीब। हम 383-85 के करीब का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट से बात करेंगे। और मेरे सहयोगी यतिन हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त एक दुखद विषय बाजार के लिए ये है कि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, अभी जिस पर प्रदीप और मैं डिस्कशन कर रहे थे, एट 170-130, याद रखिए ये मार्च के लोस को वॉलेट कर चुका है। बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, और ये 2017, 18, 19 और 20 के लोस पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो एसबीआई एट डे लो एंड वॉलेटेड मार्च लोस एज वेल। लेकिन बात करते हैं अब यतिन से, और कुछ बड़ी रिपोर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ हैं यतिन। पहले बात करते हैं बीएचईएल की। देखिए, बीएचईएल एक बहुत बुरे दौर से पिछले 3-4 साल से गुजरी है। ये कंपनी बहुत वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई जिसके मद्देनजर इस पर 40 रुपए का टारगेट दिया गया है।
ये टारगेट किस टर्म के प्रोस्पेक्टिव से है और क्या बातें सीएलएसए को अच्छी लगी बीएचईएल में जिसके मद्देनजर उन्होंने टारगेट दिया? यतिन से बात करते हैं। यतिन, बताइए पहले बीएचईएल पे एग्जैक्टली कमेंट्री क्या है सीएलएसए की? देखिए वीरेंद्र, सीएलएसए का बाय कॉल है बीएचईएल पे, लक्ष्य है 40 रुपए पर शेयर। और सीएलएसए को ये लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी नॉन कोर एसेट्स, खास करके लैंड को मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है, जो जमीन वो अपनी जो अधिक जमीन है उनके पास वो बेचने जा रहे हैं, उससे बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल सकती है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बीएचईएल का, अब वो सर्विसेज में R&D भी करना शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल बेसिस पे वहां से भी अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है। तो जो R&D सर्विसेज है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, वहाँ एक इमर्जिंग कंपनी बन सकती है। इसके अलावा जो विनिवेश की बात चल रही है सरकार की कि काफी सारे PSUs रखे हैं विनिवेश के टारगेट के हिसाब से, तो वहाँ बीएचईएल का अगर विनिवेश हो जाए और कहीं प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए तो यहाँ काफी सारी अनलॉकिंग हो सकती है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। और जिस हिसाब से कंपनी आगे चलते हुए अपनी नॉन कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन कर रही है, वहां से भी कहीं ना कहीं एक रीडिंग आ सकती है, ऐसा सीएलएसए का कहना है बीएचईएल पे आज की उनकी रिपोर्ट। तो ये बात है बीएचईएल पे करीब करीब 40 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन आज की सबसे गंभीर समस्या है बैंक्स। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट, बड़े अगर आप देखें टारगेट शफल किए हैं इन्होंने बैंकों के। यतिन, एग्जैक्टली अगर आप देखें ये लॉकडाउन की परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, ये थर्ड लॉकडाउन कंटिन्यू है, क्या इससे निकल के आएगा बैंकों के लिए खराब, जिसके मद्देनजर इन्होंने टारगेट्स में इतना शफल किया है डाउन साइड पे? इस हिसाब से ग्लोबली कोरोना वायरस की सिचुएशन शेप अप हो रही है और जिस हिसाब से इंडिया में हमने देखा है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है कोरोना के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसका असर सीधी तरीके से जीडीपी ग्रोथ और इंडिया की अर्थव्यवस्था पे हो रहा है, जिससे काफी सारे ब्रोकरेजेस को ऐसे लगता है कि एक नया एनपीए साइकिल कहीं शुरू ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रेस देखने मिल रहा है और अंदाज ये है कि स्ट्रेस बढ़ सकता है और जो रिकवरी साइकिल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकती थी नियर टर्म में, वो अब 1 साल के लिए टल चुकी है। तो बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने एसबीआई, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 बैंक्स को डाउनग्रेड किया है। अब इनकी सूची में सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही ऐसा बैंक है जिसपे उनकी बाय रेटिंग है, बाकी सभी बैंकों पे या तो सेल रेटिंग है या तो होल्ड रेटिंग है। इसके अलावा जिस हिसाब से ये यूनिक एनपीए साइकिल बन सकता है बैंक ऑफ अमेरिका के हिसाब से, वो एक रिस्क रहेगा अर्निंग्स को FY 21 के लिए और FY 22 के लिए। और एसबीआई का टारगेट उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कट कर दिया है। 290 का पहले का टारगेट था और अब नया टारगेट है 175 रुपए, होल्ड है रेटिंग। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से हम पीएसयू बैंक्स में सेलिंग देख रहे हैं, बैंकिंग शेयर्स में सेलिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट का असर जरूर हो रहा है। और जो फियर्स हैं कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते एनपीए साइकिल पे, वो कहीं ना कहीं अभी बैंक्स पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे शेप अप हो रहा है आज के सत्र में। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट पे अगर आप नजर डालें, सबसे बड़ा जो टारगेट कट आया है यहाँ पे अगर आप देखिए तो वो आया है इंडसइंड बैंक में। और अभी अभी बात करते करते इंडसइंड बैंक दिन के लोस पे आ गया, बल्कि अभी कल के निचले स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक पे श्रीकांत, एक जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, आइलैंड रिवर्सल जैसा भी आप कह सकते हैं इंट्राडे ट्रेड में, और ये स्टॉक बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। बाजार जैसे ही वीक होता है तो इसमें गिरावट शुरू हो जाती है। क्या कॉल देंगे आप? देखिए, वैसे हर एक फाइनेंशियल स्टॉक में हमने अच्छी खासी एक गिरावट देखी है, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक ये बहुत पहले ही काफी अच्छी तरीके से गिरा हुआ है। तो करंट लेवल से मार्केट के साथ इसमें भी सेल ऑफ देखने मिलेगा, लेकिन ये जो सेल ऑफ रहेगा वो लिमिटेड होना चाहिए। 390 के करीब इसे अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली करंट लेवल से भी शॉर्ट करके चले तो अच्छे पैसे बनेंगे। और आज के जो हाइज है वो 438 के करीब के हैं, बट 430 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए 500 का जो नया टारगेट है, 1500 के पुराने टारगेट के बाद 500 का नया टारगेट है, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी 420 के लेवल पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहां से भी नीचे के टारगेट टेक्निकली जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि इसमें काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है और उसके बाद ये टारगेट रिवाइज हो रहे हैं। और अब रिवाइज टारगेट दरअसल यहां से ऊपर है।
तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिस पर इस समय हमारी नजर है। लेकिन जिस स्टॉक पर वीरू आप चर्चा कर रहे थे, BHEL आपका पसंदीदा स्टॉक है, मुझे लगा आप इस पे बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। BHEL ने कल बहुत अच्छी तेजी दिखाई और आज उस बढ़त को काफी हद तक गंवाया है जो कल की कमाई थी। आपका अपना ऑब्जर्वेशन वीरू इस पे क्या है, पहले आप बताइए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी तरह परिचित है इस कंपनी से। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मुझे थोड़ा सा खबर ये मिली है कि जो लॉकडाउन में थी BHEL, अब थोड़ा सा वहाँ पे कामकाज शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से 25 तारीख के आसपास काम शुरू हो गया था वहाँ पे, तो पार्शली आप देखिए लॉकडाउन वहाँ से चला गया है। लेकिन बात रही बड़ी स्थिति की BHEL की, प्रदीप, तो स्थिति थोड़ी सी खराब ही है, फाइनेंशियल पोजीशन BHEL की खराबी है। अब ये है ना कि सारा का सारा दारोमदार जो है टरबाइन कारोबार से तो हट गया है, वो तो अब बहुत पीछे चली गई कहानी। अब नई कहानी है एग्जैक्टली आपकी यहाँ पर ये बैटरी चार्जिंग स्टेशन, सोलर सेगमेंट, अभी उसमें कैपिटलाइज करने में वक्त लगेगा। लेकिन मेरा कहना बस प्रदीप ये है कि अगर आप BHEL में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी जिस प्रकार की टिप्पणियां यतिन ने करी, CLAC की रिपोर्ट का जिक्र किया, अब आपको BHEL को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अब आपको भूलना पड़ेगा कि कब इसका IPO आया था, उस वक्त ये एक हाइड्रो कंपनी थी, टरबाइन बनाने के कारोबार में थी। अगर आप हिस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे ना इसका, तो आप कभी भी इसको बाय नहीं कर पाएंगे। अब आपको 22 रुपए पे एक नई कॉल लेनी पड़ेगी, एक ऐसी कंपनी जो कि दिक्कत से बाहर आ रही है और कुछ नए सेगमेंट्स पे वो कैपिटलाइज कर रही है। अब आपको इतिहास से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। शर्मिला से एक टेक ले भी लेता हूं। शर्मिला, एक जमाना था BHEL को टरबाइन कारोबार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, लेकिन उसके बाद जब ADAG ग्रुप से इनको कंपीट करना पड़ा, चाइना से कंपीट करना पड़ा, उसके बाद इनके कुछ क्वालिटी इश्यूज थे, उसके चलते BHEL सिस्टम से बाहर हो गई। अब थोड़ा सा ये दूसरे सेगमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। आप BHEL को कैसे अप्रोच करेंगे इन लेवल्स पे, 22-23 रुपए के प्राइस पे? और आपने CLAC की रिपोर्ट को भी सुना भी। तो बिल्कुल, एक तो मैं आपसे बिल्कुल आई तो कंप्लीटली एग्री विद यू कि आप अगर हिस्टोरिकली अगर BHEL को देखने लगे तो आप कभी इसको खरीदेंगे नहीं, बिकॉज आई बीन इन द मार्केट लॉन्ग इनफ टू सी द स्टॉक एट 4000। तो बहुत दुख होता है जब ये प्राइस पर स्टॉक को ट्रेड होते हुए देखते हैं। तो आई वुड नेवर हैव द करेज टू बाय इट अनलेस आई बिलीव कि इसमें फ्यूचर और कोई अलग तरह का बिजनेस और स्टोरी बन रही है। So coming to the fact, yes, definitely जिस तरह से ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि there are other business lines etc that they're getting into, पर मेरी राय सिर्फ इतनी है कि अभी के एनवायरनमेंट में अगर आपको चूज करने पड़े 4-5 सेक्टर जिसमें आपको दिखता है कि इमीडिएटली आगे चलकर चीजें पिकअप हो, then I would still put capital goods and these kind of companies maybe in the third or fourth round of buying, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इमीडिएटली चीजें स्टार्ट होगी तो प्रोबेबली जो सेक्टर्स आप सुबह से बात कर रहे हैं जैसे केमिकल्स है, फार्मा है, probably I would add IT to the list, maybe even metals. I think even जो थोड़ी देर पहले आप वोल्टास की बात कर रहे थे, I think pent-up buying इस तरह के स्टॉक्स में आएंगी, maybe even automobiles. So I would still put capital good companies because हमने देखा है कि वो capex साइकिल अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है, तो उसके चलते I would still put cement, infra, capital goods still in the second or third sort of list of buying. So for me BHEL is still an avoid, not because of historical reasons, but as I said कि मुझे लगता है कि अभी भी इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जी हाँ, तो अभी इस वक्त BHEL को वक्त देना चाहिए फॉर द टाइमिंग। कोई अगर आप देखें बड़ी कॉल नहीं लेंगे शर्मिला। इस बीच आपकी स्क्रीन पे 2295 पे और निफ्टी जो है अब करीब 9232 पे। याद रखिए 9232 का मतलब क्या है, 9228 का मतलब क्या है कि प्रदीप BHEL ने निफ्टी ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलिड कर दिया है। याद रखिएगा बैंक निफ्टी ने कल ही वॉलिड कर दिया था और आज निफ्टी ने फाइनली अगर आप देखें अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलिड कर दिया। जैसे कि प्रदीप और मैं कह रहे थे कि हम अपने आकलन में 20 डेमा को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। 20 डेमा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो वॉलेट हो गया है निफ्टी पर। खैर, अब बात करते हैं कुछ बड़े नतीजों की और सुमित और हमारे साथ वरुण मौजूद हैं। रिजल्ट्स जो कि कल अगर आप देखें दस्तक देंगे दलाल स्ट्रीट का, और उनके नंबर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, बताइए आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं और क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं आपको? देखिए वीरेंद्र, मेरे पास एक जो नंबर है वो है यस बैंक का। कुछ हद तक ये रिलेट करेगा SBI की मैनेजमेंट
की वजह से अब किस तरह का आगे इम्पैक्ट आता है, कैसी चीज़ें रहती हैं, वो बहुत क्रूशल रहेगा। लेकिन बहुत ब्रोकरेज हाउसेज जो इसे अब कवर नहीं करते हैं, 4-5 ब्रोकरेज हाउसेज कवर करते हैं और उनकी कमेंट्री भी बहुत मिली जुली सी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज मानते हैं कि यहाँ पर लॉस जो आएगा वो बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा, 5,000 करोड़ तक का आंकड़ा भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है लॉस तो आएगा लेकिन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास ही आएगा। तो नेट में करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस बारी यस बैंक पोस्ट कर सकता है, ऐसा एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। 150 करोड़ पिछले साल था और पिछली तिमाही में 18,564 करोड़ था, जो कि ऐतिहासिक घाटा इन्होंने पोस्ट किया था। तो उसके मुकाबले थोड़ा कम होगा, पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा घाटा आएगा। स्लिपेजेस वाइज भी पिछली साल जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था वो काफ़ी बड़ा था, इस बारी फ्रेश स्लिपेजेस करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एनआईए फ्रंट पे भी कमज़ोर नंबर रहेंगे, करीब 1,000 करोड़ के आसपास या 1,100 करोड़ रुपए के आसपास पिछली तिमाही में एनआईए का आंकड़ा था, जो इस बारी 956-955 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। पिछले साल यही 2,500 करोड़ रुपए के आसपास था। तो सीक्वेंशली भी और वाई भी इनके नंबर्स वीक आने का अनुमान बाजार में लग रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, एनआईएम्स प्रेशर में रहेंगे क्योंकि एक माना जा रहा है कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर कुछ इशू रहेंगे जिसके आधार पर। दूसरा, इनके एनपीएस इस बार भी बढ़कर आएंगे, स्लिपेजेस सीक्वेंशली कम होगी लेकिन वाई बेसिस पे बढ़ेगी। और साथ ही साथ कमेंट्री क्या आती है, पहले तो आगे की रोड मैप को लेकर, उसके अलावा कोविड-19 लॉकडाउन का पूरा इम्पैक्ट कैसा रहता है, या फिर असेट क्वालिटी को लेकर, फर्दर स्लिपेजेस को लेकर कमेंट्री क्या आती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। लेकिन नंबर्स लॉस में आ रहे हैं और वीक साइड पे ही बोले जा रहा है। सीक्वेंशली एक बड़ा बेस था तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये है येस बैंक की। अगर आप देखें नंबर की पॉसिबिलिटी आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देखें नंबर्स काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। सुमित ने टिप्पणी करी, आई थिंक एक टेक चेक ले लेते हैं इस स्टॉक पे। आई मीन ये अगर आप देखें स्टॉक मोर और लेस अभी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक नज़र नहीं आता, इस पर एक स्पेकुलेटिव अप्रोच रखते हैं लोग। आपकी राय क्या रहेगी श्रीकांत, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? एक छोटी सी ट्रैजेक्टरी जहां पर ये ट्रेड करता है 27, 28, 26, आपको इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टेक्निकली नजर आती है क्या? आई मीन, और आपके कुछ क्लाइंट्स जो कि क्वेरीज करते होंगे येस बैंक के रिगार्डिंग, उनको आपने सजेस्ट क्या किया इस वक्त? वैसे देखिए, येस बैंक में जितने भी अभी पोजीशंस हमारी अटकी थी, हम लोगों ने काफ़ी पोजीशंस कुछ 70-72 के करीब निकाल दी थी, लेकिन 75% पोजीशन अभी भी पड़ी है और स्टॉक जो है वो वापस टैंक हो चुका है। टेक्निकली अगर देखा जाए, प्योरली टेक्निकली, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इनफैक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। और करंट लेवल्स जैसे ओवरऑल फाइनेंशियल्स में वीकनेस है, मुझे लगता है ये भी स्टॉक 22.5 या 23 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर किसी के पास अगर पोजीशंस अगर हो या तो अगर कोई फ्यूचर्स में शॉर्ट करना चाहता हो तो इसे शॉर्ट करके चले। 22.5-23 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस ही अगर कोई रखना है तो रखेंगे 27.5 रुपए का। जी, तो फिलहाल ये कॉल आपके लिए आती हुई, लेकिन देखिए एसबीआई लाइफ का अनुमान इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 458 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 531 करोड़ पे पहुंच गया है और प्रीमियम इनकम 11,333 से बढ़कर 11,863 पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। हमारे अनुमान से बेहतर है ये नतीजे, ध्यान रखिए। 485 करोड़ का अनुमान था उसके सामने। शर्मिला, आपकी क्या राय है इन नतीजों पे जो आंकड़े अब तक हमारे सामने हैं? नहीं, मैंने आंकड़े नहीं देखे। जी, आपके सामने नतीजे आ रहे हैं इस वक्त। देखिए 531 करोड़ का मुनाफा आया है 485 करोड़ के मुकाबले। फिलहाल प्राइमा फेसी ये नंबर आप देख रहे हैं तो हमारी उम्मीद से बेहतर, और एसबीआई लाइफ के स्टॉक पे भी आप इस वक्त एक मूव आते हुए देख रहे हैं। प्रीमियम इनकम देखिए बड़ी है। हालांकि इस क्वार्टर के दौरान जो टिप्पणी आ रही है इन कंपनीज की ओर से, उनका ये भी कहना है कि कुछ इनकम थोड़ी डेफर हुई है जो अगले क्वार्टर में आएगी, चूंकि थोड़ी रियायत दी गई है इस लॉकडाउन को देखते हुए। तो जो आप मार्च के क्वार्टर में जितना प्रीमियम आते हुए देखते हैं, शायद उसका कुछ हिस्सा अगले क्वार्टर में स्पिल होता हुआ नजर आएगा। उसके बावजूद अगर आप ये आंकड़े देखें तो काफी बेहतर नजर आते हैं और यही वजह है कि ये स्टॉक अब आपको 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम यहाँ पर आज अच्छे खासे देखने को मिले हैं। चलिए इस पर एक बार पालवी जी
आप इसके चार्ट देखिए, तब तक शर्मिला जी इसके डिटेल्स पर थोड़ा और नजर डालेंगी। प्रदीप जी देखें तो जिस तरीके का सेटअप है स्टॉक में, एक बेस फॉर्मेशन जरूर हुआ है 690 के आसपास। आज के सेशन में जो रिजल्ट के बाद जो एक रिएक्शन देखने को मिला, मुझे लगता है अभी रिएक्शन में इसको 735 736 ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस रिएक्शन में अगर ये लेवल को ये निकाल पाता है तो स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से और बढ़ेगा, जो कि इसको 770 की जोन में भी लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे मेरे हिसाब से अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वेट कर ले, 735 का लेवल क्रॉस होए फिर बाय करें, 780 के फिर टारगेट बनेंगे। अगर ये 735 का लेवल क्रॉस करता है तो वहां से जो स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग का वो होगा 720 के आसपास। तो अभी 10 रुपए का और मूवमेंट का वेट करें, उसके बाद बाय करेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रेड में विनिंग ट्रेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी। ओके, ये राय इस समय आपकी है कि थोड़ा सा और इंतजार करें। लेकिन एसबीआई लाइफ अगर आप देखें, निचले स्तरों से बहुत ही शार्प रिकवरी आई, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा था थोड़ा, नतीजों के पहले कुछ नीचे आया और फिर अब आप एक बार फिर से रिकवरी होते हुए देख रहे हैं। शर्मिला, अगर अब आपने इस पे नजर डाल ली हो, 14% AUM बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एसबीआई लाइफ पे जब भी गिरावट आई है किसी भी वजह से, किसी ने कोई ब्लॉक बेचा, किसी ने कोई सेलिंग की, किसी प्रमोटर ने हिस्सा कम किया, हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे आपके लिए एक मौका है और वो मौका आपको फिर अच्छे मुनाफे में तब्दील होता है। तो इस वक्त आपकी क्या कॉल होगी नतीजे को देखते हुए और इसके अलावा शर्मिला? बिल्कुल, एक तो पहले नतीजों की बात करें तो आई थिंक डेफिनेटली जैसे आपने हाईलाइट किया, काफी अच्छे नतीजे मानने चाहिए, खास करके ऐसे आई थिंक पर दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ा पॉजिटिव ही रहता है इस तरह की कंपनीज के लिए। बट ओवरऑल आई थिंक एक बहुत अच्छा क्वार्टर माना जाएगा ये एसबीआई लाइफ के लिए। और मेरी राय हमेशा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर पॉजिटिव ही रही है। इन द बजट देयर वाज अ बिट ऑफ अ ब्लिप, क्योंकि जिस तरह से बात आई थी कंसर्निंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, लेकिन जिस तरह के अभी नतीजे हैं उससे यही लग रहा है, और करेक्शन भी क्योंकि इन स्टॉक्स में हुआ है, that I would continue to be positive not just on SBI Life but also on HDFC Life and ICICI Pru Life। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप इन तीनों स्टॉक्स का एक बास्केट बना के ट्राई एंड बाय दैट बास्केट ऑन टिप्स। इस बीच आप देखिए SBI लाइफ अच्छे नंबर्स, AUM में करीब करीब 14% का अगर आप देखें इजाफा है, 1.6 लाख करोड़ का AUM है। लेकिन एक बात है प्रदीप के इस स्टॉक में पूरे अप्रैल और मई के इन कुछ सेशंस में अब तक 730, 720, 740 की रेंज में जो सप्लाई आई है वो निकल नहीं पाई है। वहाँ यहाँ इस रेंज में काफ़ी सेलर है इस स्टॉक में। तो पोस्ट नंबर्स भी अगर आप देखें जो रिएक्शन आया उसमें ये क्रिटिकल लेवल नहीं निकाल पाया। खैर अभी अगर आप देखें वक्त लगेगा इसको, रिजल्ट्स का आकलन करेगी पूरी एनालिस्ट लॉबी, उसके बाद कल कोई एक्शन लेगी इस स्टॉक पर। लेकिन फॉर द टाइमिंग जो होता है ना इनिशियल रिजल्ट रिएक्शन, उसमें ये स्टॉक बहुत कोई बड़ा सब्सटेंशियल गेन हासिल नहीं कर पाया। एक मोमेंटम आया लेकिन वो फिजल आउट हो गया 714। खैर आप चलिए थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, एसबीआई लाइफ से बदल के चलते हैं वरुण के पास और कंसाई नेरोलैक के नंबर्स उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर आके एक बार रिविजिट करेंगे एसबीआई लाइफ को। उसके बाद वरुण, कंसाई नेरोलैक के नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए कंसाई नेरोलैक के नतीजे तो कमजोर रहने वाले, और ये कमजोरी सिर्फ ये क्वार्टर में नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी ये कमजोर थे। पिछले क्वार्टर में डेकोरेटिव पेंट फेस जो है वो महज 1% से बढ़ी थी। इस बार माना जा रहा है कि करीब 6% के आसपास वहाँ गिरावट देखने मिलेगी और इस कंपनी की कुल सेल्स में से करीब 60% डेकोरेटिव पेंट से ही आता है। दूसरा, ऑटो कोटिंग्स की जो सेगमेंट है वहाँ करीब 20% के आसपास सेल्स गिरने वाली है और इंडस्ट्रियल कोटिंग में करीब 5% के आसपास की गिरावट देखी जाएगी। तो ये जो गिरावट है ये सिलसिला पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में और थोड़ा गहराता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते रेवेन्यूज में 9.5% की गिरावट आएगी, एबिटा 3% गिरेगा और जो प्रॉफिट है उसमें भी 3% की गिरावट आएगी। 93 करोड़ से घट के ये 90 करोड़ पे आने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये होगी कि मार्जिन को कंपनी कैसे सस्टेन करती है, क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम गिरे हैं उसका इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के मार्जिन में देखने मिला था, करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इस बार भी माना जा रहा है कि मार्जिन में करीब 1% के आसपास का इजाफा होगा, 13% से बढ़ के ये करीब 14% के आसपास आ सकते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल की जो कीमतें गिरी है उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर में देखने मिलेगा, लेकिन इस क्वार्टर में भी मार्जिन में इजाफा देखा जाएगा 1% के आसपास का, और इस कंपनी के नतीजे का इम्पैक्ट बाकी पेंट कंपनी से भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए नतीजे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वरुण जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। और इस वक्त बाजार में अगर आप देखें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है,
अभी हमने SBI लाइफ के नंबर्स की बात करी। SBI लाइफ पोस्ट नंबर्स अगर आप देखें सिंक हुआ है और अब ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो अच्छे नंबर्स पे भी अगर आप देखिए वही रिएक्शन, बुरे नंबर्स पे भी वही रिएक्शन। और कंसाई नेवलेक की जहां पर वरुण एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, वो स्टॉक भी ऑलमोस्ट आज अपने ओपनिंग पॉइंट के पास आ चुका है। धीरे धीरे सिंक करता 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 डे लो की तरफ बढ़ता हुआ है ये स्टॉक कंसाई नेवलेक। खैर इस पे हम बात करेंगे। इस बीच आप जरा प्लीज SBI लाइफ को देखिए। SBI लाइफ 709 पे डे लो पे और निफ्टी इस बीच 9200 का स्तर तोड़ के अब 9192 पे। और निफ्टी बैंक जो है वो 19500 के क्लस्टर को काफी पहले तोड़ चुका था। दरअसल 500 के जो वर्टिकल्स होते हैं निफ्टी बैंक के लिए बड़े क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो निफ्टी बैंक ने वो 19500 का लेवल तोड़ के जहां पे पुट राइटर्स विजिबल थे वॉलेट करके अब 19000 की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो पुट राइटर्स आज बैकफुट पे हैं डिसाइसिवली। खैर विषय को बदलते हैं। शायद अभी किसी लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। शॉर्ट ट्रेड्स ने बहुत बात की है। एक बार डीलिंग रूम चेक लेते हैं और यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स में क्या कहानी बन रही है, डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फन एक्शन कहां पे स्ट्रॉन्ग रह सकता है, उस पर यतिन बताइए। देखिए वीरेंद्र, सबसे पहले आज हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिंग है PSU बैंक्स में। थोड़ी बहुत बाइंग जरूर थी सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स में, जैसे कि इंडसइंड बैंक और RBL। शार्प रिवर्सल देखा है हमने लास्ट 15-20 मिनट में। लेकिन अभी डीलर्स का ये कहना है कि घरेलू निवेशक जो हैं वो काफी सारी आज प्राइवेट बैंक्स खरीद रहे हैं और PSU बैंक्स बेच रहे हैं। और इंडसइंड बैंक में रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि बहुत जल्द जो है प्रमोटर का फंड इन्फ्यूजन आ सकता है। तो इस मामले में डीलर्स का मानना यह है कि स्टॉक में छोटा मोटा ट्रेडिंग बाउंस बैक पुल बैक आ सकता है निचले स्तरों से। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, इंडसइंड बैंक में खरीदारी हो सकती है। यहाँ BTST की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की, निचले स्तरों पे यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह आ रही है। 2 सेल रिकमेंडेशंस है अदानी पोर्ट्स पे और SBI पे। और अदानी पोर्ट्स अगर आप F&O डेटा देखें तो फ्रेश शॉर्ट्स हमको दिखाई दे रही हैं। ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब 19 लाख शेयर जुड़े हैं और स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के आज 20% हायर वॉल्यूम के साथ नीचे है। तो रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट बिल्डअप डीलिंग रूम्स देख रहे हैं, यहाँ सेलिंग आ सकती है, ऐसा उनका मानना है। और आखिर में SBI, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बैंक ऑफ अमेरिका का जो डाउनग्रेड आया, 290 वाला टारगेट 175 किया। और इन जनरल डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफी सारा पेन आ सकता है PSU बैंक्स में। तो यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग करने की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। बिल्कुल, तो यहाँ पर अडानी पोर्ट पे आपके लिए एक सेल कॉल है और इंडसइंड पे खरीदारी की राय आती हुई डीलर्स की ओर से। इंडसइंड पे श्रीकांत, आप कुछ देर पहले जो कह रहे थे मोटा भाई इस पे मोहर लगा रहे हैं, बताइए आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है क्या? आप एक लॉन्ग लेंगे? आपने शॉर्ट करने के लिए तो मना किया था, लॉन्ग करने के लिए? बिल्कुल इनफैक्ट लॉन्ग तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि यहाँ पे जहाँ पे भी मार्केट 9050 के करीब आएगा, यानी यहाँ से 150-200 पॉइंट और अगर नीचे आ जाता है तो उस वक्त हम यकीनन इस स्टॉक के ऊपर दाव लगा सकते हैं लॉन्ग का, क्योंकि इसमें जो सेल ऑफ है अगर आप उसके वॉल्यूम को देखते हो तो वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और इसके जो फॉर्मेशंस है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि 400 के करीब इसे काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो 400-390 के रेंज में हमें इसे बाय करके ही चलना है। और मोटा भाई की खबर है, मुझे लगता है कि उसे हम शायद कल या परसों के दिन में एक बार बाय के बेसिस पे ले सकते हैं। ओके, और अडानी पोर्ट, इस पर पालवे जी आपकी क्या कॉल बन रही है? क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? प्रदीप जी देखिए, अडानी पोर्ट में जिस तरीके का सेटअप है अभी स्टॉक में, अगर हम नियर टर्म चार्ट की बात करें तो नियर टर्म चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है करीब 260 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये वॉयलेट नहीं होता है तो यहाँ से एक पुलबैक के चांस बनेंगे, जो कि स्टॉक को वापस जो गैप बना हुआ है स्टॉक में, बियरिश गैप 280 का, वहां तक इसमें पुलबैक बन सकता है। 260 टूटता है तो एक चिंता हो सकती है, स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। फिर अगर 260 के नीचे फिसल जाता है तो स्टॉक में 250 के लोअर साइड के लेवल बनेंगे। बट मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 260 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा स्टॉक और एक पुलबैक यहाँ से ट्रेड में देखने को मिल सकता है।
के लिए आती हुई Yeah. अदानी पोर्ट पे। और इसके साथ साथ देखिए एक और स्टॉक पे नजर डालिए, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये शिपिंग कंपनी जहां पे आज आशीष ने एक जैकपॉट की कॉल दी थी आज दोपहर के शो में। और आप देखिए उस स्टॉक पे तगड़ी खरीदारी इस कमजोर बाजार में भी देखने को मिल रही है। 10% ऊपर आपको करीबन ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। श्रीकांत, इस चार्ट पर एक अपडेट लीजिए। बहुत ही शानदार कॉल और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज आपने तेजी देखी है। पीएसयूज एक सेक्टर ही है जहां पे आप खास तौर पे इंटरेस्ट देख रहे हैं और यहां पर अब 12% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट प्रदीप जी, इसके वॉल्यूम्स भी आज काफी गजब के हैं और पिछले 50 या 60 दिनों का अगर आप एवरेज निकालते हो तो उस एवरेज के ऊपर ट्रेड करना और उसके साथ साथ पॉजिटिव या तो काफी बुलिश क्लोज करना इंडिकेट करता है कि इसमें फर्दर तेजी डेफिनेटली बनेगी। अभी 147 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब मुझे लगता है शायद ये 20% का कैंडिडेट हो सकता है आज के दिन में भी, और करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले। जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 153 रुपए के, और जो इमीडिएट फाइनल टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन चार्ट्स वो है 160 रुपए के। तो 153 और 160 ये दो टारगेट्स के लिए करंट लेवल से भी इसे बाय करें। बिल्कुल, खरीदारी की राय आपके लिए बनती हुई इस लेवल पर भी 12% ऊपर, लेकिन यहां पर काफी तेजी होगी। ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन से निकल रहा है। लेकिन कल का खिलाड़ी आज आपकी स्क्रीन पर आता हुआ और वो है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो हेमंत दे रहे हैं, और अपार इंडस्ट्रीज जो नीरज आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये दो स्टॉक हैं जो आपके सामने आते हुए। डायरेक्टर साहब दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। पहले मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं और फिर वीरू आपको अपार इंडस्ट्रीज पे और ज्यादा डिटेल्स देंगे। मैंगलोर केमिकल, आज देखिए हम फर्टिलाइजर शेयरों पे आपको एक तेजी का कॉल दे रहे थे। हमने जीएसएफसी जेएनएफसी की बात की, हमने फैक्ट की बात की, कोरोमंडल जो 2:30 बजे प्रदीप होतचंदानी का एक तेजी का ट्रेड था। और दरअसल आप फर्टिलाइजर शेयरों में एक बहुत ही हम कह सकते हैं सेक्युलर मूव देख रहे हैं। बाजार की तेजी या मंदी से अलग हटकर ये स्टॉक्स आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस लगातार देते हुए नजर आए हैं। और इसी कड़ी में आपको अब ये मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर का स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आएगा मैंगलोर केमिकल जो करीब 9% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में आपको अगर एक बात मैं बताऊं, इसकी बुक वैल्यू करीब 42 रुपए की है, यानी अभी भी ये अपनी बुक वैल्यू से तकरीबन 25% के डिस्काउंट पर ही ट्रेड करता हुआ मैंगलोर केमिकल का स्टॉक इस समय नजर आएगा। इस चार्ट पे पालवी जी आप जरा नजर डालिए, मैंगलोर केमिकल क्या लेवल देखते हैं? देखिए, बिल्कुल स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में हो चुका था और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट बन के आएंगे वो 40 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए। स्टॉक में 31 रुपीज काफी अच्छा सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में इमीडिएट टारगेट जो बनेगा वो 40 रुपीज का है। अगर वो लेवल भी क्रॉस कर लेता है ये स्टॉक तो फिर इसका जो टारगेट बनेगा वो 46 तक का भी बनता हुआ दिखेगा। तो अभी यहाँ से इमीडिएट टारगेट 41 तक के टारगेट के लिए बाय करेंगे 31 के स्टॉप लॉस से। जय, इस बीच मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डे हाई पर 35 पोस्ट करता हुआ, और याद रखिए ये स्टॉक जो है आज अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। इससे पहले ये 200 डेमा के ऊपर आया था जनवरी 2020 में, एक अटेम्प्ट लिया इसने अप्रैल फर्स्ट वीक में, और अब मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 35 पे डे हाई पे कारोबार कर रहा है। एक बार नीरज जी का कल का खिलाड़ी आज देखते हैं, अपार इंडस्ट्रीज, ये भी कुछ ऐसा ही करता हुआ। याद रखिए आज के इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फेब महीने के बाद अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। आज 50 डेमा के ऊपर ये निकला है 23 जनवरी के बाद, अप्रोच कर रहा है अपने 100 डेमा को। याद रखिए इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है अपार इंडस्ट्रीज का। स्पेशलिटी ऑयल लुब्रिकेंट्स हो गया, एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम केबल्स हो गया, और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स, पॉलीमर्स, विभिन्न अगर आप देखें प्रकार के, अगर आप देखें प्रोडक्ट भी बनाती है अपार इंडस्ट्रीज। तो आज के दो स्टॉक्स मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 3460 लगभग 8.5% ऊपर, और अपार इंडस्ट्रीज अब करीब 15% ऊपर 42 रुपए की तेजी के साथ 336 रुपए 95 पैसे पे कारोबार कर रहा है। एक आई थिंक टेक चेक लेना जरूरी है यहां पर। इस बीच मैंगलोर केमिकल्स आ चुका है 35 पे डे हाई पे, दिन के सर्वोच्च रुपए, और अपार अब 333 रुपए
30 पैसे 13.5% ऊपर। श्रीकांत, एक हल्का सा टेक चेक दीजिएगा, इस स्टॉक में एक मूव आया है और जब भी ऐसा मूव आता है अमूमन वो 4-5 सेशन के लिए सस्टेन करता है, जाता है। अगर आप देखें एक बड़ा मूव देने के बाद ये स्टॉक फिर कूल ऑफ होता है। आपकी राय क्या होगी? मान लीजिए अभी इसको लिया है, हायर लेवल्स पे टारगेट क्या होंगे? 332 333 पे ट्रेड कर रहा है, आई मीन 380 390 पॉसिबल है ऑन द हायर साइड? देखिए, वैसे इसमें वॉल्यूम जैसे अभी अपनी बात जिक्र किया वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हैं और इनफैक्ट जब ये सब मिड कैप स्टॉक्स में तेजी चालू हुई थी तो उसमें मार्च के महीने में ही इसने एक सिग्निफिकेंट बॉटम बना लिया है। तो अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन को अगर विथ निफ्टी कंसीडर करते हो तो इसमें बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। चूंकि ये कुछ दिनों से चला नहीं था, इसके लिए एक साइडवेज था, लेकिन आज के ट्रिगर के बाद और आपके बाय कॉल के बाद मुझे लगता है कि इसमें एक नई जान आ गई है। 355 रुपए के टारगेट के लिए हम बाय करके चल सकते हैं और 321 रुपए का यानी 320 रुपए का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं और इमीडिएट टारगेट 355 का है, लेकिन मुझे लगता है कि 380 के करीब इसने काफी अच्छा बेस बनाया था, तो शायद उस बेस का रीटेस्टिंग आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो अपार इंडस्ट्री करंट लेवल से लॉन्ग कर लेना चाहिए 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा कि मैग्नोर केमिकल फर्टिलाइजर आपने मुझे लगता है कि ये शुक्रवार के दिन में भी रेकमेंड किया था और तब इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन थी कुछ 30 रुपए के करीब, तो ऑलरेडी ये 35 रुपए के करीब जा चुका है, लेकिन चूंकि इसमें एक वी शेप रिकवरी बनी है तो शायद 40-41 के लेवल्स ये छू सकता है। ओके, इस बीच 35.5 पे मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डे हाई पर 35.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो कल का खिलाड़ी आज अपार इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लगभग 3 रुपए ऊपर 35.5 पे। और देखिए अच्छी बात यह है कि मैंगलोर केमिकल्स ने अपने हायर लेवल्स को सस्टेन किया है। और एक और चीज याद रखिएगा, ये टेक्निकली बहुत साउंड है, क्योंकि इसमें दो ग्रीन कैंडल्स के साथ एक लंबे समय के बाद 200 डेमा के ऊपर सस्टेन करने की टेंडेंसी दिखाई दे रही है। याद रखिए इसने फेब 2018 में अपने 200 डेमा को वॉलेट किया था, उसके बाद पहला अटेम्प्ट लिया इसने जैन 2020 में 200 डेमा को काटने में, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। लेकिन इस बार इस हफ्ते जब ये इसको अप्रोच कर रहा है या फिर लास्ट वीक इसने अटेम्प्ट लिया था 200 डेमा को छूने का, तब इसने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाया है 200 डेमा के नजदीक। लेकिन इस बीच आप देखिए एक और हैवी वेट HUL 2039 डे लो पर, और प्रदीप अब HUL एग्जैक्टली मार्क कर लीजिए अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ चुका है। यानी ये सफर अगर आप देखें जो डाउन साइड करके शुरू हुआ था, इसका एक 2606 रुपए का हाई था 8 अप्रैल को लास्ट महीने में, यानी अप्रैल की सीरीज के बहुत बिगिनिंग में, और उसके बाद बीच में नंबर्स भी आए, नंबर्स में शॉकर था, और अब ये स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कारोबार करता हुआ। शर्मिला, आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? बड़ा पेन है इस स्टॉक में इस वक्त। आई थिंक शर्मिला हमारे साथ है नहीं अभी, लेकिन इस बीच जरा कल का खिलाड़ी मैंगलोर केमिकल्स ले आइए एक बार प्लीज। अब इसमें 10% का अपर सर्किट लग चुका है, याद रखिएगा 10% का अपर सर्किट लग चुका है। तो प्रदीप, मैंगलोर केमिकल शानदार मूव यहां पे। जी हाँ, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे सर्किट लग चुका है और अपार इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार मूव दिखाता हुआ ये तो आपको 14-15% ऊपर फिलहाल दिखाई देगा। दो शानदार स्टॉक्स आपके लिए आखिरी मिनटों में हम पहुंच रहे हैं, लेकिन मार्केट के रैप अप से पहले एक स्टॉक और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है CESC। देखिए कमजोर बाजार में CESC ने कल निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई थी और आज उसके ऊपर और बिल्ड करता हुआ ये आपको दिखाई देगा वॉल्यूम के साथ। इस स्टॉक पे, इस चार्ट पे नजर डालिए। पालवे जी, क्या राय देते हैं आप CESC पे? नहीं, कहीं ना कहीं इसका सेटअप काफी पॉजिटिव लग रहा है और स्टॉक में जिस तरीके का बिहेवियर है मुझे लगता है ये स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। इसमें और बड़े टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा बाइंग करने के लिए वो बनेगा कुछ करीब 625-626 के आसपास। मुझे लगता है इस स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन है, जिस तरीके का बिल्टअप देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक बहुत जल्द हमें टारगेट दिखाएगा 660 तक के। तो 660 के टारगेट के लिए इसको बाय करेंगे 625 के स्टॉप लॉस से। 660 तक के टारगेट और 625 पे आप लगाएंगे एक स्टॉप। कमजोर बाजार में जिस तरह का परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, इसके लिए इसको आज मार्क करना जरूरी था। देखिए जाते जाते
थोड़ी और खरीदारी आ रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। गार्डन रीच की हम बात कर रहे थे, वो तो 12% ऊपर है। वो शिप बनाने वाली कंपनी है और जो शिप चलाने वाली कंपनी है SCI, उस पर नजर आ रही है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का भी कैंडिडेट रहा था। खैर वो तो फिलहाल उलझी हुई बात है, लेकिन SCI को हाल के दिनों में कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर में कारोबार नॉर्मल होने की उम्मीद में। और आप देखिए शिपिंग के रेट्स बढ़ने की खबरें भी हमारे सामने आई थी तगड़े वॉल्यूम के साथ, और दिन के तेजी से नीचे आया था लेकिन आखिरी मिनटों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे इसको देखें, श्रीकांत क्या कॉल देंगे? नहीं, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्योंकि आज के शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 42 वाला 45 के करीब गया था और अभी वापस आखिरी दौर में ये टूटने के बजाय बढ़ते जा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी वीकेंड्स थे वो दोपहर में निकल गए लेकिन वापस स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है शायद 1 या 2 दिन में हम इसे 47 या 48 के करीब भी देख सकते हैं। और वैसे काफी स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, तो 42 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले और 47 रुपए के टारगेट्स के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अब 150 175 डे हाई पर। क्या वॉल्यूम्स हैं आज के, और आज के वॉल्यूम्स इसके याद रखिएगा पिछले 3 महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स हैं। और अब ये स्टॉक 17% ऊपर 152 दिन के सर्वोच्च तौर पे 152.30 जैसे से बात करने अगर आप देखें तो ये डे हाई पर है। तो आज का अगर आप देखें जैकपॉट 152 दिन के सर्वोच्च तौर पे शानदार मूवीज ने दिया। लेकिन आज अगर आप देखें प्रदीप तो सबसे बुरा दिन है बाजार के लिए। आई थिंक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आज FIs और DIs दोनों की होंगी जैसा कि कल हुआ था। मैरिको एक कंप्लीट विनर है आज, मैरिको करीब 4.25% ऊपर, लेकिन आज एक बार ढह गए फिर से तमाम बेवरेज स्टॉक्स। मैकडॉनल्ड्स को देखिए, UBL को देखिए, इन सभी स्टॉक्स में काफी पेन था। जस्टडेल और साथ ही साथ वोल्टास, DLF, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पे आज काफी पेन देखने मिला। प्रदीप जी हाँ, तो चलिए देखते हैं बाजार की क्लोजिंग फाइनली कैसी हो रही है। निफ्टी 9212-213 की रेंज में 80 अंक नीचे, और अगर आप फिलहाल निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो वहां तो 400 पॉइंट्स की गिरावट। दिन के हाई से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों ही इंडाइसेस में कमजोरी काफी, लेकिन निफ्टी बैंक एक बार फिर से गिरावट में लीड करता हुआ कल की तरह आज भी। और आज जाहिर है कि उस बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट का भी शायद कुछ असर है बाजार पे। 2% की गिरावट यहां पर आपको दिखाई दे रही है, निफ्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा। वो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिन पे खास तौर पे आज हमारी नजर थी। और आप सबसे पहले निफ्टी डूजर्स पे देखिए, SBI और बजाज फाइनेंस, तो 2 फाइनेंशियल्स के स्टॉक इस लिस्ट में शामिल आपको दिखेंगे, लेकिन एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया भी शामिल है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स में जो गिरावट आ रही है, जब हम कंसाई की बात कर रहे थे तो मैं इसके चार्ट देख रहा था, हालांकि उस पर आगे बात नहीं हुई, लेकिन एशियन पेंट्स में मेजर ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग स्टॉक्स में आज गिरने वाले शेयरों में सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक भी इसमें शामिल है। नजर डालिए आप यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान पे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो आपने कल यहाँ पे सेलिब्रेशन देखा वो गायब होता हुआ नजर आया। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ONGC ने आज लीड किया है और साथ साथ पावर ग्रिड, तो 2 सरकारी कंपनियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल और M&M। कल के खिलाड़ी जो आज आपको हमने दिए, बैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और अपार इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने आपको शानदार मूव दिखाया इस बाजार में। कमाई के कुछ और आइडियाज जो आज हमने आपको दिए, गल्फ पेट्रो या GP पेट्रो जो स्टॉक मैंने सुबह आपको सुझाया था पंड्या का फंडा में, दोपहर में मैंने आज कोई फंडा स्टॉक नहीं दिया बाजार का मूड देखते हुए। गार्डन रीच शिप बिल्डर जो आशीष ने आपको सुझाया, आज का जैकपॉट शेयर था दोपहर का, और देखिए अब ये बंद होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कोरोमंडल, दीपक नाइट्राइट, कुछ और स्टॉक्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर जहां पे खास मूवमेंट थे। क्लोजिंग का लेवल आपके सामने, निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे और निफ्टी करीब 70 अंक नीचे फिलहाल क्लोजिंग लेते हुए 9222 के आसपास निफ्टी का प्रोविजनल आंकड़ा है। बैंक निफ्टी का आंकड़ा 19,500 से काफी नीचे आ गया है, 19,335 के आसपास। आखिरी मिनटों का अगर आप बाजार का इक्वेशन देखेंगे तो एक स्टॉक ऊपर तो 2 में गिरावट, यानी गिरावट का रुख पलड़ा भारी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स केवल 2.5% के आसपास, आधे % से कुछ ज्यादा ही गिरा है अगर आप इंडेक्स पर नजर डालें। और ऐसे ही अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ भी रुख करें तो
जो दबाव आज देखने को मिला है वो थोड़ा ज़्यादा, खासतौर पे फाइनेंशियल्स और कुछ और सेक्टर्स के चलते आपने एक प्रेशर बढ़ते हुए देखा। ये प्रोविजनल क्लोजिंग का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने, और आज के लिए कुछ और स्टॉक्स पर एक बार ये नजर डाल लेते हैं। ड्रेजिंग पे नजर डालिए। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, एक और सरकारी कंपनी, GNFC, HPCL, तो ये 3 सरकारी कंपनियां और साथ ही साथ मेरिको, ये वो स्टॉक्स थे जो कमजोर बाजार में आपको जबरदस्त मूवमेंट दिखाते हुए नजर आए हैं। और अगर आप इसके साथ साथ जाते जाते एक बार रिलायंस पे नजर डालें, और जरूर वीरू की भी नजर होगी इस स्टॉक पे, क्योंकि ये एक दिग्गज है जिसने बाजार की काफी मदद की है, लगातार दरअसल मदद कर रहा है, आप देखिए इस पूरी रिकवरी के दौरान और एक मुश्किल दौर में आज भी। वीरू बिल्कुल। और देखिए प्रदीप, एक चीज है, आई मीन 9200 अगर स्क्रीन पे विजिबल था, आई मीन ठीक है 9240 हमने तोड़ दिया, उसमें रिलायंस का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक बार अगर आप रिलायंस को देखिए 1462 पे, इसमें सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप कि ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। याद रखिए एक बहुत बड़े इवेंट से निकल के आया, फिर इवेंट आया, इसमें खबरों का तांता लगा हुआ था, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। ये एटलीस्ट मार्केट के लिए अच्छी बात है कि ये 1450, 1430, 1420 के जोन को सरेंडर नहीं कर रहा है। रिलायंस की अच्छी क्लोजिंग है, यकीन मानिए। स्टैट्स यहाँ पे डेरिवेटिव्स के और ऑप्शंस के काफ़ी अच्छे खासे हैं। जैसे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि 1480 पे कैसे बिहेव करता है, 1500 पे कैसे बिहेव करता है। 1500 और 1480 इन 2 जोन्स में याद रखिए रिलायंस पे थोड़े से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ऑल्दो मैं इन स्टैट्स को थोड़ा सा बारीकी से देखूंगा, लेकिन एक बार जरा डेरिवेटिव्स के आंकड़े देखते हैं, वायदा कारोबार के आंकड़े। आज प्राइस गेनर्स को देखते हैं। पहले वो स्टॉक्स जहां पे आज काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम था, नो डाउट। अगर आप देखें मेरिको आज इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था, 4.5% ऊपर। उसके बाद आज एक किसी कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड विद इन द ऑटो स्पेस, अगर आप देखें जहां बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड सब के सब डह रहे थे, आज MLM ने एक अच्छी पारी खेली और करीब 4.25% ऊपर अगर आप देखें MLM रहा। इन्फो एज, उसके बाद इंफ्राटेल विद इन द टेलीकॉम स्पेस, और ONGC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज काफ़ी अच्छा खासा आज मूव देखने को मिला। लेकिन अगर आप प्राइस लूजर्स में देखें तो मैकडॉनल्ड्स लगभग 9% नीचे, उसे कहते हैं आई मीन बड़ी महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, और बाजार ने उस पर अपना रिएक्शन पूरा दिया, 10% नीचे। जस्ट डायल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, वोल्टास और एक अपोलो टायर्स, यहाँ पे अगर आप देखें आज काफ़ी पेन था। आज के OI गेनर्स याद रखिए वो स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। SBI लाइफ ऑल्दो नंबर्स के बाद आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन SBI लाइफ में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है। उसके बाद वोल्टास, ACC, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और जस्ट डायल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ है। प्रदीप बिल्कुल, तो ये था आज का बाजार, और इसके साथ ही फिलहाल हम लेंगे इजाजत अपने एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। राजेश पालवे जी, श्रीकांत जी, आप दोनों का शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट की तरफ। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत उसको दूर करते हैं और आपको फाइनल फिगर्स दिखाएंगे कैसा रहा आज का मुकाबला, और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे।